So hello guys, welcome back to my channel. It's official. Yeah, in this video I'm there with you with the unit number 6 of your SPOS. So finally इस वीडियो में हम लोग SPOS का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे फॉर योर एंड सम सिलेबस एंड आई होप आपकी भी प्रिपरेशन ऐसे ही चल रही है. जितने वीडियोस अपलोडेड है या जितने वन शॉट्स अपलोडेड है अभी तक चैनल के ऊपर यू आर ऑलरेडी डन विद दैट एंड नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 6. फाइन. तो चलिए यूनिट 6 है आपका मेमोरी मैनेजमेंट. अब मुझे एक बात आपको ये बतानी थी कि सी यू आर लर्निंग फ्रॉम दीज नोट्स. फाइन. तो आप अगर जिस नोट्स से समझ रहे हो द सेम नोट्स इफ यू प्रेफर कि आप रिवीजन के वक्त भी यूज करो तो बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाती हैं एंड काफी सारी चीजें आपको पढ़नी भी नहीं पड़ती हैं बिकॉज यू नो कि हाँ यहाँ पर क्या मैंने सुना था समझते वक्त. फाइन. तो ये सेम नोट्स आपके जो है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं. सो डेफिनेटली आप बहुत इजीली इनको एक्सेस कर पाओगे जस्ट बाय फिलिंग द गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन. एंड यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ये नोट्स के साथ साथ आपको मास्टर सोल्यूशंस भी मिल रहे होंगे सारे सब्जेक्ट के यूनिट्स के. तो काफी इजीली जो है आपका एंडसेम प्रिपरेशन हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप कि यू ऑल गाइज विल जस्ट ज्वाइन द चैनल by the session or by the end of the session. If you haven't joined till yet तो आप ज्वाइन कर सकते हो. Now let's start with the unit. यहाँ पर जो है आपको ज्यादातर चीजें मेमोरी के बारे में पढ़नी है एंड काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं लास्ट 3 यूनिट्स के अंदर. तो यहाँ पर जो है सी मैं आपको बताती हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या है. फर्स्ट आई विल रीड जस्ट अ डेफिनेशन. क्या है मेमोरी मैनेजमेंट? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ओएस. It involves managing the computer's primary memory जो कि है RAM to ensure efficient allocation utilization of memory among various processes. तो अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो उसको कोई स्पेस चाहिए होती है RAM के अंदर. ठीक है. बट जो RAM है वो तो लिमिटेड है क्योंकि वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको काफी सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है. वो क्या डिसाइड करता है? सबसे पहले कि कौन सा प्रोग्राम है जिसको मेमोरी मिलेगी. ठीक है. या उसको कब वो मेमोरी देनी है या कब उससे वापस लेनी है एंड हाउ टू कीप ऑल प्रोग्राम सेफ फ्रॉम ईच अदर. दिस एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड. तो जो रैम है आपकी जो मेमोरी है उसकी जो मैनेजमेंट है बेसिकली जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो कब आपके जो है ना मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम जाएगा या कब उस प्रोग्राम को मेमोरी मिलेगी, कब उस प्रोग्राम से मेमोरी ले लेनी है एंड जो भी आपके प्रोग्राम्स के बीच का इंटरेक्शन है everything is managed by memory management. Okay. Now what is memory management? Memory management is a technique that manages the memory of a computer system. ठीक है. It allocates memory to processes and deallocates memory when it's no longer needed. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, जब आपको लाइक जरूरत है मेमोरी की तब आपको दी जाएगी आपके प्रोसेसेस को एंड जब जरूरत नहीं है तो डीएलोकेशन हो जाएगा, मतलब मेमोरी वापस ले ली जाएगी. कौन करता है ये काम? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अब व्हाई डू वी नीड मेमोरी मैनेजमेंट? ठीक है. हमें जरूरत क्या है मेमोरी मैनेजमेंट की? सबसे पहली बात है प्रोटेक्ट ओएस फ्रॉम यूजर प्रोसेसेस एंड वाइस वर्सा. मतलब हर एक प्रोसेस जो है वो अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए भाई, वो अपनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए. वन प्रोग्राम शुड नॉट एंटर अनदर प्रोग्राम्स मेमोरी, अदरवाइज जो पूरा सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है. इसीलिए यहाँ पर जो है आपके मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत है. सेकेंडली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस है ना, जो मेमोरी है इट मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली. तो जो अगर मेमोरी हम मैनेज करके चलेंगे तो जो सिस्टम है वो फास्ट रन करेगा, ऑप्टिमाइज्ड वे में रन करेगा. हेंस इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस. देन इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, है ना. जब आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, मे बी आपका व्हाट्सएप है, क्रोम है, बैकग्राउंड एप्स हैं, तो ओएस क्या इंश्योर करता है जो सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं उन्हें प्रॉपर मेमोरी मिले एंड स्मूथली वो रन करें विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर. फाइन. देन ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेज. ऑब्वियसली यहाँ पर जो है आपकी यूजेज भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड होती है. मेमोरी काफी कॉस्टली चीज है, सो ओएस ट्राइज टू यूज एवरी पार्ट ऑफ इट प्रॉपरली, नो वेस्टेज. देन प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेमोरी, है ना. कोई अनऑथराइज्ड या फॉल्टी प्रोग्राम जो है आपकी मेमोरी को एक्सेस नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाई. क्लियर है? ओके. मेमोरी मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं. क्या है सबसे पहला रिक्वायरमेंट? प्रोटेक्शन. हर एक प्रोसेस उसके पास उसका प्रोटेक्टेड मेमोरी एरिया होना चाहिए. समझ में आ गई बात? तो कोई और उसको यूज नहीं कर सकता. क्लियर? सो ईच प्रोसेस शुड हैव इट्स ओन प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेस. वन प्रोसेस शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस अनदर प्रोसेस मेमोरी विदाउट परमिशन. क्लियर? ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो गई प्रोटेक्शन की. सेकेंड है रीलोकेशन. रीलोकेशन ये वर्ड आपको सुना हुआ लग रहा होगा, हमने लास्ट यूनिट्स में इसको समझा है. रीलोकेशन यहाँ पर
पर क्यों रिक्वायरमेंट है? अ प्रोसेस मे बी मूव्ड इन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, द ओएस मस्ट हैंडल एड्रेस ट्रांसलेशन डायनामिकली, है ना? जो प्रोसेस है, जो ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस पहले आपकी कहाँ पे था? ये आपके कंप्यूटर में था, कहीं पे था, बट मेमोरी के अंदर नहीं था। ये आपने कहीं लिख रखा है, लेट्स से VS कोड में लिख रखा है, कहीं लिख रखा है, लेकिन अगर इसको रन करना है तो इसको मेमोरी में आना पड़ेगा। तो मेमोरी ये जो है, ये प्रोसेस को जब लेती है तो फिर इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके अंदर जो अगर सपोज हमने एड्रेसेस मेंशन कर रखे होंगे, एड्रेसेस इनिशियलाइज कर रखे होंगे, तो वो यहाँ पर जाके चेंज हो जाते हैं डायनामिकली। दैट इज नथिंग बट रिलोकेशन, ये हमने पढ़ रखा है, फाइन। लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, तो ये याद रखो हमारे पास दो टाइप्स की एड्रेसेस होती है मेमोरी के अंदर, एक लॉजिकल एड्रेस, एक फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल यानी कि वर्चुअल एड्रेस उसको बोलते हैं। ये कौन जनरेट करता है? आपका सीपीयू जनरेट करता है। दिस इज द एड्रेस सीन बाय द प्रोग्राम। कौन से देख सकता है इनको? आपका प्रोग्राम देख सकता है, ठीक है। देन फिजिकल एड्रेस की बात करें तो ये होता है एक्चुअल एड्रेस, जो कि आपकी मेन मेमोरी में होता है। दिस इज द एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट। तो ये दो टाइप के आपके क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। शेयरिंग की बात करें, मल्टीपल प्रोसेसेस शुड बी एबल टू शेयर कॉमन डेटा और कोड लाइक लाइब्रेरीज, है ना? काफी सारे एप्स हैं, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि दे कैन यूज द सेम लाइब्रेरी फाइल्स, या सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेपरेट कॉपी टू ईच, ओएस क्या करता है? उनको मेमोरी सेव करने के लिए सबको सेम शेयर कर देता है। क्लियर है? तो ये होता है आपका शेयरिंग। एलोकेशन, डी एलोकेशन की बात करें, सो द ओएस मस्ट एफिशिएंटली एलोकेट मेमोरी टू न्यू प्रोसेसेस एंड डी एलोकेट व्हेन द प्रोसेस टर्मिनेट। क्लियर है? तो ये आपकी सारी क्या है? रिक्वायरमेंट्स है। आई होप यू अंडरस्टूड, फाइन। अब यहाँ पर ये डायग्राम था, ये डायग्राम क्या है? देखो, इस डायग्राम के अंदर एड्रेस स्पेस और मेमोरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, ठीक है। तो ये लॉन्ग वर्टिकल बॉक्स में आपको रैम दिख रहा है। सो एट द बॉटम मेमोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एड्रेस, 0 एड्रेस एंड 2n तक ये जा रहा है। तो इट गोज अप टू 2n, मतलब कि जो मैक्सिमम एड्रेस है आपका वहां तक। क्लियर है? अब एक एक पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले है आपके पास ओएस कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ये जो रीजन है एट द बॉटम, यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ पार्ट होता है मेमोरी का जो रिजर्व्ड होता है फॉर इटसेल्फ, तो उसमें कोई यूजर प्रोसेस उसको टच नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये आपका ऐसा एरिया है, जैसे कि कोई शॉप का या फिर कोई मॉल का एरिया होता है जो कि सिर्फ स्टाफ यूज के लिए होता है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो वैसा है ये कि रैम के अंदर ये इसका खुद का पर्सनल एरिया है। ओके, देन फ्री स्पेस एरिया की बात करें तो यू कैन सी लाइक सेवरल फ्री स्पेस ब्लॉक्स, जो कि फ्री स्पेस ब्लॉक्स होते हैं ना। सो ये क्या है ना, ये एम्प्टी पार्ट्स हैं आपके मेमोरी के, जहां पर फ्यूचर प्रोसेस आके लोड हो सकते हैं। यहाँ पर भी फ्री स्पेस है, यहाँ पर भी फ्री स्पेस है, यहाँ पर भी फ्री स्पेस है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इन फ्री स्पेसेस पे आके फ्यूचर में कोई भी प्रोसेस लोड हो सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये क्या है? एम्प्टी सीट्स हैं। अब यूजर प्रोसेस की बात करें, देखो यहाँ पर यूजर प्रोसेस 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो ये क्या है? ये ऐसे ब्लॉक्स हैं या ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर ओएस ने ऑलरेडी प्रोसेस रन करे हुए हैं, मतलब वो ऑलरेडी अभी इस वक्त प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का है, 4 नंबर का है, ये 6 नंबर का है। तो हर एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी पे जो है ना जाके प्लेस हो जाता है, डिपेंड हो जाता है उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि रैम आपका जो है वो कैसे दिख रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका ये बेस है और यहाँ पर लिमिट प्लस बेस है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो दो वैल्यूज है, इससे आपके ओएस को पता चलता है कि कहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो मेमोरी के अंदर स्टार्ट हो रहा है ना। और लिमिट से आपको जैसे कि अब देखो, मतलब अब जैसे कि ये बेस है, इस बेस से यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ भाई ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उसने कितनी मेमोरी यूज करी, ये लिमिट प्लस बेस हमें बताता है। तो बेस क्या बताता है हमें? बेस फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लासरूम में हो, तो बेस बताता है स्टार्टिंग रोल नंबर क्या है, और लिमिट बताता है टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। क्लियर है बात? तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ओएस क्या करता है? प्रिवेंट करता है प्रोसेस को फ्रॉम गोइंग आउटसाइड द अलाउड रेंज। ओके, ये तो सिंपल आपका रैम का डायग्राम हो गया। अब ये वाला डायग्राम देखो, ये रिलोकेशन ऑफ प्रोसेस वाला डायग्राम है। रिलोकेशन मतलब एक प्रोसेस डिफरेंट प्लेस पे जा रहा है मेमोरी के, तो व्हाइल इट इज रनिंग, तो वो क्या हो रहा है? रिलोकेशन हो रहा है आपका। तो यहाँ पर क्या है, देखो दिस डायग्राम के अंदर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपके रनिंग प्रोसेस का। किसका? रनिंग प्रोसेस का। सबसे पहले उसमें पीसीबी होता है। अब ये मत पूछना पीसीबी क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखो, जिसमें सारे के सारे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपको पता है, हमने इसका डायग्राम पढ़ा हुआ है। ओके, फिर अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हो गया आपका। फिर उसके बाद आपके पास प्रोग्राम सेक्शन होता है। प्रोग्राम सेक्शन के अंदर आपका एक्चुअल कोड, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोसेस के। फिर आपके पास होता है ये डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, डेटा होता है जो प्रोग्राम यूज करने वाला है, जैसे कि आपका एरे हो गया, काउंटर्स हो गए, इनपुट डेटा हो गया। फिर आपके पास स्टैक सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपके सारे फंक्शन कॉल्स हो गए, लोकल वेरिएबल्स, और जो भी मतलब जैसे कि स्टैक के करंट टॉप पे अभी क्या है, ये सारी चीजें आपकी स्टैक में सेक्शन में स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, आई होप
you understood what is this, and yeah, ये है पूरा relocation of process का diagram. Okay, now let us move on to this memory partitioning. Memory partitioning, तो memory partitioning divides the main memory into partitions to allocate to different processes. तो अभी हमने देखा हमारे यहाँ पर रैम में क्या हुआ, इस मेमोरी के अंदर मतलब फ्री स्पेसेस अवेलेबल है, एंड फ्री स्पेसेस के अंदर जाके जो आपके प्रोसेस है वो लोड होते हैं ताकि वो रन कर पाए. तो ये मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, जिसमें पार्टीशंस हो जाए, पार्ट्स हो जाए, जिसके अंदर जाके आपका प्रोसेस जो है वो एलोकेट हो जाए. तो सबसे पहले आपकी होती है फिक्स्ड पार्टीशनिंग. क्या होती है? फिक्स्ड पार्टीशनिंग. इसमें क्या है, ये डिवाइड करता है मेमोरी को इनटू फिक्स्ड साइज पार्टीशंस. अब तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है. ईच पार्टीशन कैन होल्ड वन प्रोसेस. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस. जैसे कि एक मेमोरी को 4 पार्टीशंस करने हैं तो 4 इक्वल पार्टीशंस होंगे, उनका साइज फिक्स्ड होगा. वन प्रोसेस इज लोडेड इनटू ईच पार्टीशन, है ना, एक इस पार्टीशन के अंदर एक ही प्रोसेस लोड होगा. डिग्री ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पार्टीशंस. ओके, एंड सिंपल टू इंप्लीमेंट बट इनफ्लेक्सिबल. आप इसकी मेमोरी को कम या बढ़ा नहीं सकते. ओके, एडवांटेज इजी टू इंप्लीमेंट है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लो ओवरहेड है. डिसएडवांटेज यही है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है, मतलब कि इफ अ प्रोसेस इज स्मॉलर देन पार्टीशन तो आपकी स्पेस वेस्ट जाएगी, क्योंकि अगर ये 16 का है एंड मेरे पास जो प्रोसेस है वो 10 M का है तो फिर मेरे पास जो रिमेनिंग 6 M है वो वेस्ट चला जाएगा. इनफ्लेक्सिबल है, आपकी पार्टीशन साइज चेंज नहीं हो सकता. डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग लिमिटेड है एंड पुअर मेमोरी यूटिलाइजेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड. यही एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया. डायनेमिक पार्टीशनिंग अब आप समझ पा रहे होगे. यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल साइज्ड पार्टीशन बन जाते हैं. पार्टीशंस आर क्रिएटेड एज नीडेड. क्लियर, जैसे आपको चाहिए जितने साइज का उतने साइज के पार्टीशंस बन जाएंगे. मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पार्टीशंस बेस्ड ऑन द प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स. पार्टीशन साइज जो है वो वेरिएबल होते हैं, डायनेमिकली चेंज भी हो सकते हैं. व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स तो ये जो पार्टीशंस है कैन बी मर्ज्ड विद द एडजेसेंट फ्री स्पेस. ओके, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन देन फिक्स्ड पार्टीशनिंग. तो फिक्स्ड से तो ये ज्यादा ही बेटर है. एडवांटेजेस की बात करें, मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है एज कंपेयर टू फिक्स्ड पार्टीशनिंग. कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, मतलब पार्टीशन साइज एग्जैक्टली प्रोसेस साइज को मैच करता है. कोई बीच में हम ऐसा नहीं है कि अगर 10 का मेरा जो है मेमोरी है और मुझे इसको लाइक दो के मतलब पार्ट्स बनाने हैं तो मेरे पास कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 5 पार्ट्स हो जाएंगे, है ना. तो ये ऐसा कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा. मोर फ्लेक्सिबल है ये. क्लियर. अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है. हाँ, एक्सटर्नल, बाहर से हमें पहले मेमोरी का जो है ना प्रोसेस का साइज बताना पड़ता है. मोर कॉम्प्लेक्स है टू इंप्लीमेंट, नीड्स कॉम्पैक्शन टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन एंड हायर ओवरहेड. फाइन. सो ये क्या है, आपके डिसएडवांटेजेस है. अब ये कैसे काम करता है, व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स तो ओएस एलोकेट्स अ फ्री ब्लॉक ऑफ मेमोरी लार्ज इनफ टू एकोमोडेट इट, है ना. तो आपके जो प्रोसेस के अंदर हमने जो फ्री ब्लॉक देखे थे वो फ्री ब्लॉक आपके कौन असाइन कर देता है, ओएस असाइन कर देता है प्रोसेस को. तो जब भी प्रोसेस आपका टर्मिनेट होता है तो मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है. ये प्रोसेस का काम हो गया, ये निकल गया तो मेमोरी फ्री हो जाएगी. एडजेसेंट फ्री ब्लॉक्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द लार्जर होल्स. अगर अब आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो क्या किया जाता है, अब ये तो मेमोरी फ्री हो गई तो अब क्या किया जाएगा, इसको निकाल कर इस प्रोसेस को जो बचे हुए, अभी ये समझो ये पहले का फ्री है, अब ये पहले का फ्री है, इसमें पहले प्रोसेस था तो ये पूरा का पूरा अब क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस बन जाएगा. कंबाइन हो जाएंगे आपके सारे के सारे फ्री ब्लॉक्स. तो इससे आपको लार्जर पार्टीशन जो है वो मिल जाएंगे फॉर लार्जर प्रोग्राम्स. तो ऐसे आपके पार्टीशनिंग होती है. आई होप यू अंडरस्टूड. देखो ये डायनामिक आपकी पार्टीशनिंग है जिसमें हर एक प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग पार्टीशंस हुए हैं. अब बडी सिस्टम देखते हैं. बडी सिस्टम के अंदर क्या होता है, द बडी सिस्टम इज अ मेमोरी एलोकेशन स्कीम यूज्ड टू मैनेज वेरिएबल साइज्ड मेमोरी ब्लॉक्स. अब ये जो वेरिएबल साइज के मेमोरी ब्लॉक्स हैं, अब इनको मैनेज करने के लिए जो मेमोरी एलोकेशन स्कीम का यूज होता है वो है आपका बडी सिस्टम. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, सी the concept, the body system divides the memory into blocks of sizes that are powers of 2. समझ में आ गई बात. पावर्स ऑफ 2 की यहाँ पर बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, पावर्स ऑफ 2 के हिसाब से ये मेमोरी एलोकेट करता है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32 एक्सेट्रा. तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो मेमोरी है वो बहुत ही बड़ा ब्लॉक है जो कि है, आप ऐसे समझो अभी के लिए 1 MB. ठीक है, या फिर 256 KB भी हो सकता है, बट यहाँ पर अभी के लिए याद रखो 1 MB. जब भी आपका प्रोसेस उसको स्मॉल मेमोरी चाहिए जैसे 100 KB या समथिंग लाइक दैट, तो आपका जो लार्ज ब्लॉक है वो स्प्लिट हो जाता है. कैसे स्प्लिट हो जाता है, 512 KB और 512 KB में. क्लियर. अब वापस से 100 KB छोटा ही रहा तो उसको वापस स्प्लिट करना पड़ता है, तो ये ब्लॉक वापस से स्प्लिट हो जाता है 256 KB में, और यहाँ पर देखो 256 KB होना चाहिए.
ठीक है। अभी अभी इसका कोई काम नहीं है, हमें एक ही ब्लॉक चाहिए तो सबको हम नहीं तोड़ते बैठेंगे। अब वैसे ही यहाँ पर आपका क्या है, ये 256 केबी, वापस से आप इसको डिवाइड करते जाओगे। अब 256 में हम क्या करेंगे, 100 केबी तो ले लेंगे, जो बचा हुआ है वो 128 यहाँ पे आ जाएगा, ये 256 यहाँ पे आ जाएगा। ये तो ऐसे ही आपका, जैसे ही ये आपका एज इट इज आ रहा है नीचे, वैसे ही आपका ये आएगा। अब ये 300 कैसे हुआ, वेट, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका ये 100 केबी जो आपको चाहिए था वो आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट के हिसाब से ले लिया, ठीक है, 100 केबी। सो यहाँ पर क्या होता है, बडी ऑल क्या फ्री भी करता है मेमोरी को, यस जो ओएस है वो मर्ज कर देता है बडीज को बैक इनटू द बिगर ब्लॉक। बडीज क्या है, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, तो इनको वापस से क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है जब ये फ्री हो जाते हैं। तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर आपका अवेलेबल जो ब्लॉक है वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है रिक्वेस्ट को, जैसे 1 MB ही चाहिए मुझे, तो वो डायरेक्टली उसको दे दिया जाता है। अगर ब्लॉक बड़ा है तो मतलब हम क्या करते हैं, उसको फिर स्प्लिट कर देते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, और हम तब तक स्प्लिट करते रहते हैं जब तक हमें ऐसा मतलब एक ब्लॉक नहीं मिल जाता जिसके अंदर हम अपने प्रोसेस को दे सकते हैं, सिंपली एलोकेट कर सकते हैं। तो जब भी मेमोरी आपकी फ्री होगी तो हम क्या कर देंगे, जो फ्री वाले हैं उन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे आपका क्या होता है ना, बडी सिस्टम वर्क करता है। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ काम कैसे कर रहा है, इनिशियली एंटायर मेमोरी वन लार्ज ब्लॉक है ये। व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट मेमोरी, अगर अवेलेबल ब्लॉक साइज मैच करता है तो उसको एलोकेट कर दो, अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे दो हाफ्स के अंदर, एंड पावर ऑफ 2 में ही इनको स्प्लिट करते रहेंगे। व्हेन मेमोरी इज फ्रीड, चेक इफ द बडी ब्लॉक इज ऑल्सो फ्री, अगर इफ यस तो कंबाइन कर दो दो बडी ब्लॉक्स को इनटू वन लार्जर ब्लॉक। ओके, सो कंटिन्यू कंबाइनिंग अंटिल नो वन बडीज मोर बडीज आर फ्री, क्लियर है। टोटल मेमोरी देखो 256 थी, प्रोसेस रिक्वेस्ट 30 केबी फॉर एग्जांपल, तो स्प्लिट करोगे आप 256 को इंटू 128, फिर 128 को स्प्लिट करोगे इंटू 64 एंड वापस से स्प्लिट करोगे 32 में। अब 32 केबी के ब्लॉक के अंदर आप 30 केबी को यहाँ पर क्या कर दोगे, एलोकेट कर दोगे, एंड 2 केबी आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में चला जाएगा। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंप्लीमेंट मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन क्विकली हो जाता है, इजी टू फाइंड बडी ब्लॉक्स एंड रिड्यूसेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। डिसएडवांटेज ये है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू पावर ऑफ 2 एलोकेशन है ना, कुछ तो बच जाता है, क्योंकि हम पावर 2 में ही हमेशा हमें प्रोसेस का मेमोरी चाहिए, ये कंफर्म नहीं होता है। मेमोरी साइजेस लिमिटेड टू पावर्स ऑफ 2 मे वेस्ट मेमोरी फॉर द स्मॉल रिक्वेस्ट। ओके, नाउ फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन के अंदर सी, फ्रेगमेंटेशन इज द वेस्टिंग ऑफ मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस का वेस्ट करना इज नथिंग बट योर फ्रेगमेंटेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कब होता है मुझे बताओ, ये तभी होगा जब आपकी मेमोरी, फ्री मेमोरी बहुत सारी हो आपके पास, बट इट इज नॉट इन वन कंटिन्यूअस ब्लॉक। ऐसा समझो कि आपके पास ये ब्लॉक है, यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, तो देखो ये फ्री स्पेस काफी ज्यादा बढ़ गई, राइट। तो ये क्या है, ये है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो इवन दो टोटल फ्री मेमोरी इज सफिशिएंट, द प्रोसेस कैन नॉट बी एलोकेटेड बिकॉज मेमोरी इज स्कैटर्ड। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके पास ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस आपके पास कितनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्री स्पेस है आपके पास 32 MB की। अब यहाँ पर 32 MB है और यहाँ पर देखो तो 20 MB है। अब ये देखो यहाँ पर है तो 32 प्लस 20 आपके पास कितना होता है, 32 प्लस 20 52 MB होता है, मतलब जितना चाहिए उतनी फ्री स्पेस तो है, लेकिन ये क्योंकि कंबाइन नहीं है इसीलिए हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन नहीं कर सकते। दैट इज अ बिग इशू विच इज योर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गई बात। यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है, आपके प्रोग्राम्स है, काफी सारी मेमोरी फ्री है, यही दो प्रोसेस आपके रन कर रहे हैं, लेकिन फ्री स्पेस स्कैटर्ड होने की वजह से आप बड़े प्रोग्राम्स को यहाँ पर रन नहीं कर सकते, है ना। तो देख लो यहाँ पर भी वही लिखा है, प्रोसेस 1 लेट से 10 KB लग रहा है, फ्री स्पेस ये, फिर प्रोसेस, फिर फ्री स्पेस, फिर प्रोसेस, फिर फ्री स्पेस। आपको टोटल फ्री मेमोरी आपके पास 15 KB की है, नया प्रोसेस 10 KB ले रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि फ्री कैसी है, 5 KB 5 KB 5 KB कंटीजियस मेमोरी आपकी यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, शफल मेमोरी कंटेंट्स टू मूव ऑल प्रोसेस टुगेदर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, कॉम्पैक्शन करना। कॉम्पैक्शन मतलब कि आप क्या कर दो, इनको ऐसे शफल कर दो ताकि जो फ्री मेमोरी है वो एक साथ आ जाए। दिस क्रिएट्स वन लार्ज कंटीजियस फ्री ब्लॉक एंड ओनली पॉसिबल विद डायनामिक रिलोकेशन। कॉस्ट क्या है आपका, टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है ये। क्लियर है। हम सारे फ्री प्रोसेस स्पेसेस को एक साथ ला सकते हैं, लेकिन आपका ये टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है।
अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन एलोकेटेड मेमोरी इज लार्जर देन रिक्वायर्ड एंड द एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड द एलोकेटेड ब्लॉक कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये पहले आपके पास क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये 24 MB फ्री स्पेस है आपके पास 32 MB की, और यहाँ पर प्रोग्राम है आपके पास 40 MB का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितनी बची आपकी, फ्री स्पेस ये बची। एग्जाम मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, पेज का साइज है 2048 बाइट्स, प्रोसेस साइज है 250 बाइट्स, मतलब कि आपको 2 पेजेस एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको कितने बाइट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, 2 पेजेस, यानी कि ये। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, ये माइनस दिस 2050, तो मतलब इतने बाइट्स आपके क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो 50% रूल स्टेट्स दैट एन ऑन एवरेज 50% मेमोरी में बी लॉस्ट टू फ्रेगमेंटेशन इन डायनामिक पार्टीशनिंग। क्लियर है, डायनामिक पार्टीशनिंग हमें लगता है कि हाँ सही है, लेकिन 50% आपका बोला जाता है कि मेमोरी लॉस्ट होने के चांसेस हैं, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझो, यहाँ पर जैसे बिफोर में दिखाया जा रहा है, प्रोग्राम है में आपके पास 24 MB ले लिया, फ्री स्पेस ने 32 MB ले लिया, यहाँ पर प्रोग्राम एन ने 40 MB ले लिया। आफ्टर एलोकेशन ऑफ प्रोग्राम 4 जो कि है आपका यहाँ पर 30 MB का, प्रोग्राम 4 को 30 MB की जरूरत पड़ी, यहाँ पर क्या है 32 MB है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओएस ने 32 MB का ब्लॉक इसको दे दिया, 32 MB का ब्लॉक दे दिया, तो यहाँ पर इसने तो यूज किया सिर्फ 30 MB, बचा कितना 2 MB, बचा कितना 2 MB, तो ये 2 MB तो वेस्ट हुआ ना। सो दिस इज योर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू पेजिंग। क्लियर, अब यहाँ पर जो है पेजिंग को हमने काफी बार पढ़ा हुआ है, लास्ट ईयर भी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में काफी बार पेजिंग का हमने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेजिंग का यूज होता है, ठीक है। सो यहाँ पर पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। याद रखो, एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूज नहीं होना, आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को एलिमिनेट करते हो यूजिंग पेजिंग। इट अलाउज द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटीजियस, ठीक है। मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो स्टोर कर सकता है स्कैटर्ड प्लेसेस को रैम के अंदर, लेकिन जो ओएस है उनको मैनेज करेगा बाद में। क्लियर है, अब देखो एकदम इजीली हम लोग समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। पहले फिजिकल मेमोरी क्या है, फिजिकल मेमोरी क्या हो जाती है आपकी, डिवाइड हो जाती है फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में, जो कि आपके फ्रेम्स में टिपिकली 512 बाइट्स टू 16 MB के आपके फ्रेम्स होते हैं, डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो रैम क्या हो जाती है, कट हो जाती है इनटू स्मॉल फिक्स्ड ब्लॉक्स, दैट इज कॉल्ड योर फ्रेम्स। लॉजिकल मेमोरी कैसे हो जाती है, लॉजिकल मेमोरी पेजेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स कॉल्ड पेजेस, ठीक है। और ये सारे आपके सेम साइज होते हैं एज ऑफ योर फ्रेम्स। क्लियर है, पेज साइज और फ्रेम साइज आपका इक्वल होता है। अब प्रोसेस साइज की बात करें, इफ अ प्रोग्राम नीड्स n पेजेस वी नीड n फ्री फ्रेम्स। समझ में आ गई बात, क्यों क्योंकि दोनों का साइज सेम है, नॉट नेसेसरी कंटीजियस, सेम मतलब कंटीजियस हो ये हमें जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमें फ्री स्पेस चाहिए थी, यहाँ पर आपका ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे फ्री है यहाँ पे फ्री है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे मतलब यहाँ पर हम नहीं कर सकते, हम इनको कंटीजियस नहीं भी होंगे तो हमें चलेगा। अब पेज टेबल की बात करें, मैप्स लॉजिकल पेजेस टू फिजिकल फ्रेम्स। तो आपके जो लॉजिकल पेज है, लॉजिकल पेज जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेज 0 है, ठीक है। पेज 0 किसको मैप करेगा, लेट सपोज फ्रेम आपके 5 को मैप करेगा। सिमिलरली आपका पेज 1 है, पेज 1 किसको मैप करेगा, फ्रेम 12 को मैप करेगा। तो ऐसे आपके पेजेस और फ्रेम्स जो है वो मैप हो जाते हैं। समझ में आ गई बात पेज टेबल के अंदर। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है देख लो, एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई, तो देखो यहाँ पर जो पेजेस है कैन गो एनीवेयर इन द रैम, ठीक है। हमें कंटिन्यूअस स्पेस की या कंटीजियस मतलब मेमोरी की जरूरत नहीं है। अगर वो अलग अलग जगह पर भी स्कैटर्ड है फ्री स्पेस, तो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पेजिंग के हेल्प से। हेंस आपका जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो एलिमिनेट होता है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन है, एंड ये वर्चुअल मेमोरी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। जो पेजिंग है वो बेस है आपकी वर्चुअल मेमोरी का, तो हेंस ये सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के चांसेस हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लास्ट पेज जो है वो आपने फुल्ली यूज नहीं किया तो कुछ स्पेस आपकी जो है वो वेस्ट हो सकती है इनसाइड द पेजेस ओनली। अब पेज टेबल जो है ओवरहेड नीड्स मेमोरी फॉर पेज टेबल्स, यहाँ पर आपके ज्यादा पेजेस होंगे, मतलब ज्यादा बड़ी पेज टेबल होगी एंड ज्यादा मेमोरी आपकी यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस को क्या लगेगा, पेज टेबल लगेगा, तो एक पेज टेबल का कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। पेज फॉल्ट हैंडलिंग टाइम, है ना, तो इफ द रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन अ मेमोरी तो ओएस को जो है उसको डिस्क से फेच करना पड़ेगा, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। सो ये डिसएडवांटेजेस हो गए।
एड्रेस ट्रांसलेशन देख लो पेजिंग के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो वर्चुअल एड्रेस है आपके पास और फिजिकल एड्रेस है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो लॉजिकल एड्रेस है वो कौन जनरेट करता है? विनो सीपीयू जनरेट करता है। तो वो कैसे किस में डिवाइड हो जाता है? आपके पेज नंबर और पेज ऑफसेट। वर्चुअल यानी कि लॉजिकल एड्रेस ही होता है गाइस, ठीक है। तो जो लॉजिकल एड्रेस है वो पेज नंबर और पेज ऑफसेट के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है। पेज नंबर क्या बताता है हमें कि मतलब कौन सा पेज है एग्जैक्टली प्रोग्राम के अंदर। पेज ऑफसेट क्या बताता है कि कितने एग्जैक्ट बाइट जो है आपके पेज के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपका एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। ओएस यूज करता है जो पेज टेबल है उसको कन्वर्ट कर देता है वो फिजिकल एड्रेस के अंदर। तो वर्चुअल एड्रेस आपका यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस यानी कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पेज नंबर है वो किसको मैप करता है? टू द फ्रेम नंबर, ठीक है। ये जो पेज नंबर है वो मैप करता है फ्रेम नंबर को विच इज फिजिकल लोकेशन इन द रैम, ओके। और यहाँ पर ऑफसेट मींस रिमेन्स द सेम, फाइन। सो फाइनल फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका बनता है ये फिजिकल पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट यानी कि आपका फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट। समझ में आ गई बात? ये आपको याद रखना है। अब एवरी लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड, यही मैंने आपको समझाया। लॉजिकल एड्रेस में ये है, चलो ये तो एग्जांपल है कि लॉजिकल एड्रेस अगर 16 MB का है तो पेज साइज 4 KB साइज का ही होता है। तो आपका पेज नंबर क्या होगा यहाँ पर? 24 माइनस 12। क्यों? देखो यहाँ पर 2 raised to 24 है, यहाँ पर 2 raised to 12 है, ये माइनस हुए तो 12 बिट्स बचे। तो पेज ऑफसेट क्या बचा आपका? 12 बिट्स। ट्रांसलेशन प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। सी सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है। फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रख सकते हो, फिजिकल एड्रेस इज इक्वल टू फ्रेम नंबर इनटू पेज साइज प्लस पेज ऑफसेट। क्लियर है? ये आप याद रख सकते हो। अदरवाइज आपको इतना ज्यादा ये डिटेल में नहीं लिखना है। अगर आपको पेजिंग आता भी है तो ये डेफिनेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये डायग्राम और जरा सा इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट्स इट। इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंड चेरी ऑन टॉप अगर आप ये फॉर्मूला भी लिख देते हो तो ठीक है ना। पेज टेबल का स्ट्रक्चर है ये, देखो पेज टेबल का स्ट्रक्चर कैसे समझाया जा रहा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो आपके पास क्या है? आपके पास वर्चुअल एड्रेस है और आपके पास यहाँ पर फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट होना है, राइट। तो यहाँ पर कैसे होगा? देखो ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। किसमें पढ़ा हुआ है? डीएलडी के अंदर पढ़ा हुआ है। देखो ध्यान दो, वर्चुअल एड्रेस किसमें डिवाइडेड है? पी, टी और डी। अब यहाँ पर पी क्या है? पी आपका इंडेक्स है फॉर आउटर पेज टेबल, टी आपका इंडेक्स है फॉर इनर पेज टेबल और आपका ये जो डी है ये आपका ऑफसेट है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये P है क्या? आपका इंडेक्स फॉर आउटर पेज टेबल। तो ये इंडेक्स है तो ये जाएगा आपके कहाँ पर? आउटर पेज टेबल के अंदर जाके ये निकालेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली एंट्री प्रेजेंट है, ठीक है। आपके आउटर पेज टेबल की एंट्री कहाँ प्रेजेंट है। फिर ये जो एंट्री है इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगा? बेस एड्रेस प्रेजेंट होगा आपके इनर पेज टेबल का। सिंपली आपको इनर पेज टेबल का बेस एड्रेस मिल जाएगा और वो उससे आप यहाँ पर जो है आ जाओगे किसके अंदर? पेज टेबल के अंदर। लेकिन नहीं, बेस एड्रेस प्लस आपको ये टी का यूज करना पड़ेगा। ये टी क्या है? आपका टी बिट्स है, मतलब कि आपका इंडेक्स फॉर इनर पेज टेबल। इंडेक्स और बेस के साथ आप यहाँ पर पहुंच जाओगे एग्जैक्टली पेज टेबल में वो पेज कहाँ पर प्रेजेंट है। एंड फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टली इससे क्या मिल जाएगा? फ्रेम नंबर मिल जाएगा। एंड यस फ्रेम नंबर और ये जो ऑफसेट है आपका ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऑफसेट दे देगा। तो पेज फ्रेम और आपका ऑफसेट यानी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? फिजिकल एड्रेस है। समझ में आ गई बात? सो दिस इज हाउ योर पेज टेबल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अब रियलिटी के अंदर जो आपकी ये पेज टेबल होती है ये काफी बड़ी होती है ना। तो हमें एक स्मार्ट तरीका चाहिए उसके अंदर जो है ना स्टोर करने का। तो हमारे पास दो रजिस्टर्स होते हैं जो कि सीपीयू आपका यूज करता है, एक है पीटीबीआर और एक है पीटीएलआर। पीटीबीआर यानी कि पेज टेबल बेस रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या स्टोर करता है? ये रजिस्टर आपका जो एग्जैक्ट स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना आपकी पेज टेबल का स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी के अंदर उसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है। और पीटीएलआर यानी कि पेज टेबल लेंथ रजिस्टर ये क्या स्टोर करता है? साइज स्टोर करता है या फिर नंबर ऑफ एंट्रीज को स्टोर करता है आपके पेज टेबल के अंदर। क्लियर है? सो ये दोनों भी रजिस्टर्स जो है ये आपके यूज होते हैं, पीटीबीआर और पीटीएलआर। अब यहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम है विद सिंपल पेज टेबल्स। क्या प्रॉब्लम है विद सिंपल पेज टेबल्स? सो लेट्स कैलकुलेट हाउ बिग अ पेज टेबल बिकम्स। देखो यहाँ पर 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस है विद 4 KB पेज साइज, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस 32 बिट का है, पेज साइज आपका 4 KB का है। 4 KB यानी कि आप ये समझ लो 2 raised to 12, ठीक है। अब पेज नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? सो नंबर ऑफ पेजेस आपके होंगे 2 raised to 32 डिवाइड बाय 2 raised to 12, है ना। ये 32 बिट का है और ये क्या है? 4 KB के आपके पेज साइज है। तो बस इतना समझो कि 2 raised to 32 डिवाइड बाय 2 raised to 12 आप करोगे तो आपके पास बचेगा 2 raised to 20 यानी कि 1 मिलियन एंट्रीज।
यस 1 मिलियन एंट्रीज। तो हर एक एंट्री को अगर 4 बाइट्स यहाँ पर लग रहे हैं तो टोटल आपका 4 MB पेज टेबल होगा पर प्रोसेस। दैट मीन्स एवरी प्रोसेस नीड्स 4 MB जस्ट टू स्टोर इट्स पेज टेबल। सो ये काफी ह्यूज है और काफी मेमोरी वेस्टेज है। समझ में आ गई बात? तो इसी का सोल्यूशन आ जाता है सबसे पहले मल्टी लेवल आपकी पेजिंग यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हिरार्किकल पेज टेबल, जिसमें हम मल्टी लेवल पेजिंग इसको बोल रहे होते हैं। सबसे पहला है आपका 2 लेवल पेज टेबल्स। तो 2 लेवल पेज टेबल्स के अंदर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ 1 बिग पेज टेबल जो कि बहुत बड़ी हमारे पास हो रही है, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2, है ना। सबसे पहले आउटर पेज टेबल और इनर पेज टेबल, जैसे अभी हमने देखा फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल। तो जो आउटर टेबल है ये हमें बताएगी कि भाई इनर टेबल कहाँ पर हमें यूज करना है या फिर कहाँ पर एग्जैक्टली इनर टेबल प्रेजेंट है, और ईच इनर टेबल कंटेन्स द एक्चुअल फ्रेम नंबर। तो हम क्या आ गए, इस वाले सोल्यूशन पे आ गए, है ना। ये हमारा पहले प्रॉब्लम था कि भाई पेज टेबल बहुत बड़ी होती है, तो उसको हमने क्या कर दिया, 2 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, बस वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब 3 लेवल भी होता है या 3 से ज्यादा लेवल भी होते हैं। तो फॉर 64 बिट एड्रेसेस मे नीड 3 और 4 लेवल्स। सो ईच लेवल इज इंडेक्स्ड इन द लॉजिकल एड्रेस। मोर लेवल्स मीन मोर मेमोरी एक्सेस, है ना। तो अगर 3 या 3 से ज्यादा है तो आप क्या बोल सकते हो, नॉट जस्ट 2, समटाइम्स आप ऐसे बोल दो कि ज्यादा लेवल्स है हमारे पेज टेबल्स के अंदर। तो एवरी ईच लेवल पिक्स अ पार्ट ऑफ द लॉजिकल एड्रेस, एंड ज्यादा लेवल्स है तो स्मॉलर टेबल्स होंगे बट स्लोअर होगा उनका एक्सेस। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इतना ही समझना है, सिंगल लेवल जो पेज टेबल है वो काफी बड़ा होता है, उससे मेमोरी वेस्ट होती है। मल्टी लेवल पेजिंग जो है वो टेबल को ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर टेबल्स, एंड हर एक जो लेवल है वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस के पार्ट को यूज करता है। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। कौन से 2 इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, PTBR और PTLR। PTBR क्या स्टोर करता है, पेज टेबल का स्टार्ट, और PTLR स्टोर करता है लेंथ ऑफ पेज टेबल। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैश्ड पेज टेबल्स। तो हमने कौन से टाइप देख लिया, 2 लेवल देख लिया मल्टी लेवल के अंदर, 2 लेवल, 3 लेवल और 3 से ज्यादा लेवल। सेकंड टाइप के होते हैं हैश्ड पेज टेबल्स। हैश्ड मतलब कि मतलब ऐसा समझ लो जहां पर एड्रेस स्पेस बहुत ज्यादा लार्ज है, यूजुअली ग्रेटर देन 32 बिट्स। फॉर एग्जांपल 64 बिट सिस्टम्स के अंदर इसको यूज करते हैं। एंड जो नॉर्मल पेज टेबल्स हैं, ठीक है, दे बिकम टू बिग एंड स्लो फॉर सच अ लार्ज एड्रेसेस। सो यहाँ पर आपको हैशिंग की जरूरत होती है। डीए से पढ़ रखा है तो आपको हैशिंग की नॉलेज होगी गाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देख लो यहाँ पर जो ये आपका डायग्राम है इसमें आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका पेज नंबर लिया जाता है, ठीक है, पेज नंबर लिया जाता है फ्रॉम द वर्चुअल एड्रेस। देखो ये जो है वर्चुअल एड्रेस है, सीपीयू से आपका जो है वर्चुअल एड्रेस लिया जा रहा है, मतलब कि पेज नंबर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है, पेज नंबर लिया जा रहा है। अब इसके ऊपर आपका जो हैश फंक्शन है वो अप्लाई होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी ऑफसेट समझो, अभी के लिए इतना समझो, आपका हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है। सो हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, मतलब एग्जैक्टली हैश टेबल में कहाँ देखना है, हमें कहाँ मिलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हैश फंक्शंस वी कैन से कि ये हैश टेबल है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इधर आपका ये प्रेजेंट होना चाहिए। तो ईच स्लॉट इन द हैश टेबल में कंटेन मल्टीपल एंट्रीज, जैसे लिंक लिस्ट में होता है। इसके अंदर देख लो ये मल्टीपल एंट्री, ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है आपकी। तो यहाँ पर हर एक एंट्री के अंदर क्या होता है, आपका पेज नंबर होता है, आपका फ्रेम नंबर होता है, पॉइंटर होता है टू द नेक्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये क्या है, लिंक लिस्ट है। फिर यहाँ पर आप सर्च कैसे करते हो, हाँ अब आपको इतना रास्ता तो पता चल गया, तो आप जाके आप पूरी चेन में सर्च कर देते हो, है ना। वी कंपेयर द पेज नंबर विद एंट्रीज इन द चेन, एंड जब हमें मिल जाता है तो वी गॉट द करेक्ट फ्रेम। क्लियर है? और यहाँ पर इससे आपको क्या मिल जाता है, फिर फिजिकल एड्रेस आपका क्रिएट हो जाता है। फिजिकल एड्रेस यानी फ्रेम आपको मिल गया, प्लस आपके पास ये ऑफसेट है, यहाँ पर देखो तो फ्रेम प्लस ऑफसेट से आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा, एग्जैक्ट वो कहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में प्रेजेंट है। वाई डू वी यूज हैश्ड टेबल, समझ में आ गया। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो ज्यादा बड़ी है, नॉर्मल पेज टेबल्स काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए हैशिंग जो है हम इसको यूज करते हैं ताकि हम जल्दी से फाइंड आउट कर पाए उनको। क्लियर है? यही सब यहाँ पे लिखा है। थर्ड है आपके पास इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्टेड के अंदर क्या है ना, कंप्लीटली अपोजिट है ये नॉर्मल पेजिंग के। यहाँ पर आपके पास क्या है, सी कॉन्सेप्ट क्या है, इन नॉर्मल पेजिंग आपके पास, सी इन नॉर्मल पेजिंग में क्या होता था, आपका हर एक प्रोसेस के लिए उसका खुद का पेज टेबल होता था। बट इन इन्वर्टेड पेज टेबल क्या है, जो एंटायर सिस्टम है उसी के पास एक पेज टेबल है, एंड दिस वन टेबल हैज 1 एंट्री पर फिजिकल फ्रेम, है ना, एक ही एंट्री होगी पर फिजिकल फ्रेम। इसका स्ट्रक्चर देख लो, लॉजिकल एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास प्रोसेस आईडी है, कौन सा प्रोसेस है, ओके, पेज नंबर है आपके पास, है ना, और उसके बाद आपके पास ऑफसेट है जो यूजुअली होता है। तो इंस्टेड ऑफ 1 पेज टेबल पर प्रोसेस वी मेंटेन 1 टेबल फॉर एंटायर सिस्टम विथ 1 एंट्री पर फ्रेम। क्या ये वही है जो मैंने आपको बोला? यस। तो अब यहाँ पर देखो,
एंट्री के अंदर क्या होता है, आपका पेज नंबर हो गया, प्रोसेस आईडी हो गई और कुछ अदर कंट्रोल बिट्स, ओके, जैसे कि वैलिड हो गया आपका या फिर रेफरेंस बिट्स हो गए, ये सारे आपके आ जाते हैं। और एडवांटेजेस में हम बोल सकते हैं कि एक ही पेज टेबल एंटायर सिस्टम में यूज होती है, रिड्यूसेस मेमोरी नीडेड फॉर पेज टेबल्स, यूजफुल इन सिस्टम्स विथ लार्जर एड्रेस स्पेस। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो स्लोअर लुकअप है, सर्च करने में टाइम आपका ज्यादा जाएगा, रिक्वायर्स सर्च मैकेनिज्म, हैश टेबल यूजुअली यूज्ड, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे, क्लियर है। तो हैश्ड पेज टेबल में क्या है, क्यों यूज करते हैं हैश्ड पेज टेबल, लार्ज एड्रेस स्पेसेस के लिए। आइडिया क्या है कि पेज नंबर आप हैश कर दो और फ्रेम को क्विकली लोकेट कर दो। इन्वर्टेड पेज टेबल में हमने क्या देखा, अगेन ये लार्ज सिस्टम के अंदर यूज होता है, 64 बिट वाले। यहाँ पर एक पेज टेबल ही होती है पूरे सिस्टम के अंदर एंड वन एंट्री होती है पर फ्रेम, बस आपको इतना याद रखना है, क्लियर है। यहाँ पर देख लो, ये है टीएलबी, दैट इज ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर, ओके। तो ये स्पेशल है, सुपर फास्ट हार्डवेयर केक है जो कि स्टोर करता है रीसेंट पेज टेबल एंट्रीज, है ना, जो आपने रिसेंटली मतलब पेजेस को जिनको देख रखा है वो सारे आपके यहाँ पर एज अ मेमोरी स्टोर हो जाते हैं। टीएलबी भी हमने गाइस पढ़ा हुआ है अपने लास्ट सेमेस्टर्स में, टीएलबी भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगेन यहाँ पर ये आपको आ गया एंड अगेन ये इंपॉर्टेंट भी है। तो टीएलबी क्या है, प्रॉब्लम क्या है विदाउट टीएलबी अगर हम बात करें तो, एवरी मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्स टू मेमोरी एक्सेसेस, फर्स्ट एक्सेस पेज टेबल, सेकंड एक्सेस एक्चुअल डेटा। मतलब कि अगर हम हर बार हम पेजेस को एक्सेस करने जाएं तो हर बार हमें पेज टेबल भी देखना पड़ेगा, हर बार हमें उसका पेज फ्रेम निकाल के ऑफसेट भी देखना पड़ेगा, एक्चुअल डेटा भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें हर बार करनी पड़ेगी। क्या कहीं शॉर्टकट आ जाता है? यस, शॉर्टकट आ जाता है। जो भी आपने रिसेंट पेजेस देखे हुए हैं वो जाके टीएलबी में स्टोर हो जाते हैं और उनका जो पेज टेबल का जो भी मतलब फ्रेम है वो जाके यहीं पे स्टोर हो जाता है। तो सीपीयू जो है सबसे पहले जाके टीएलबी में देखता है, अगर यहाँ पे मिल गया तो डायरेक्टली फ्रेम में मिल जाता, मतलब फ्रेम उसका हमें मिल जाता है एंड उसी को फ्रेम में ऐड करके मतलब उसका ऑफसेट के साथ फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर आपका पेज टेबल में जाता है। समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम विदाउट टीएलबी यही है कि ज्यादा हमें मेमोरी के अंदर सर्च करना पड़ता है, ज्यादा टाइम जाता है, दो बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है। सोल्यूशन विद टीएलबी क्या है, टीएलबी स्टोर करता है रिसेंटली यूज्ड पेज नंबर्स, फ्रेम नंबर्स को, और या पैरेलल सर्च कैपेबिलिटी, अगर पेज नंबर मिल जाता है टीएलबी में मतलब हिट हम बोलते थे, याद रखो, एंड इसका मतलब फ्रेम नंबर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। अगर इफ नॉट फाउंड तो हम उसको मिस बोलते हैं, तो फिर वापस आप पेज टेबल में जाते हो एंड फिर वापस आप टीएलबी को अपडेट करते हो। फाइन। अब टीएलबी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सबसे स्मॉल होता है, 64 to 1024 एंट्रीज होती हैं। तो हम मिलियन वाले टेबल में देखने से अच्छा इतने से टेबल में जाके पहले देख सकते हैं। फास्ट एसोसिएटिव मेमोरी है, पैरेलल सर्च हम कर सकते हैं। यूजेस LRU, क्या है ये, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर एंट्रीज, क्लियर है। सम एंट्रीज कैन बी वायर्ड डाउन फॉर परमानेंट एक्सेस, ओके। अभी हिट रेशो जो है, परसेंटेज ऑफ टाइम्स पेज नंबर इज फाउंड इन टीएलबी, इसको हिट रेशो बोला जाता है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम यानी कि EAT का फॉर्मूला देख लो, हिट रेशो इंटू टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस मिस रेशो इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम, ये EAT का जो है आपका फॉर्मूला है, याद रख सकते हो सकता है मतलब एक पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी आ जाए। एग्जाम्पल की बात करें चलो, तो हिट रेशो आपको 80% दिया हुआ है, टीएलबी सर्च टाइम जो है वो 20 नैनो सेकेंड दिया हुआ है, मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से, आपको सारी चीजें दे दी है, आप फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर निकालो एंड आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। इंप्रूविंग EAT, इंक्रीज हिट रेशो बाय यूजिंग द लार्जर टीएलबी, बेटर हिट रेशो मींस EAT अप्रोचेस टीएलबी एक्सेस टाइम। चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आपको जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है वो है शॉर्ट नोट ऑन टीएलबी, तो इसको आप याद रख सकते हो, ये डायग्राम आप याद रख सकते हो, क्लियर है। यस, आई होप सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट को आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। क्या कर देते हो? सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हो। एंड या यहाँ पर पेजिंग जो है, ये पेजिंग से डिफरेंट होता है, ये याद रखो। पेजिंग क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड करता है इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक। सेगमेंटेशन क्या करता है, मेमोरी को डिवाइड करता है इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स, जैसे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, है ना। तो ऐसी सेगमेंट्स में सेगमेंटेशन क्या करता है, डिवाइड करता है बेस्ड ऑन हाउ द प्रोग्रामर स्ट्रक्चर्स द प्रोग्राम। तो सेगमेंटेशन क्या सपोर्ट करता है, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, नॉट द हार्डवेयर व्यू, ओके। चलो सेगमेंटेशन का डायग्राम देख लो, यहाँ पर ये प्रोग्रामर्स व्यू है, ये देख लो, यहाँ पर आपके ये सारे के सारे कोड, डेटा और स्टैक इस सेक्शंस के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे हो कैसा है ये कॉन्सेप्ट। देखो, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज अ लॉजिकल यूनिट। मेन प्रोग्राम अलग सेगमेंट है, फंक्शंस, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, एरे, सिंबल टेबल, स्टैक, ये सारे आपके अलग अलग क्या है, पार्ट्स है आपके प्रोग्राम के। एड्रेस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो सेगमेंटेशन में जो लॉजिकल एड्रेस है उसके दो पार्ट्स होते हैं आपके पास, सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, ठीक है। वहां पर क्या था आपका
फ्रेम नंबर ऑफ ऑफसेट था, यहाँ पर है सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। सेगमेंट नंबर आपका मतलब कौन सी सेगमेंट में, एग्जाम्पल 0 से 4095 के बीच में ही होता है, तो सेगमेंट नंबर आप यहाँ से निकालोगे। ऑफसेट यानी एग्जैक्टली पोजीशन विद इन दैट सेगमेंट, उसी सेगमेंट में क्या पोजीशन है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पेजिंग वेर वी यूज पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट। यहाँ पर आपको सेगमेंट नंबर को यूज करना है जो कि सेगमेंट टेबल के अंदर पॉइंट करता है जाके, क्लियर है। एंड सेगमेंट टेबल के अंदर हमें क्या मिलता है, ये सेगमेंट टेबल है, सेगमेंट टेबल में हमें मिलता है बेस एड्रेस यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस, और लिमिट, लिमिट यानी कि आपका सेगमेंट लेंथ, क्लियर है। देखो यहाँ पर सेगमेंट टेबल मैप्स 2D लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। सेगमेंट टेबल एंट्रीज में आपके पास बेस और लिमिट होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। कौन से रजिस्टर्स यहाँ पर यूज होते हैं ये आपको याद रखना है। पेजिंग के अंदर हमने दो देख लिए, सेगमेंट के अंदर देखो कुछ नहीं, बस एस आपको यहाँ पर लिखना है, STBR और STLR। STBR किसको पॉइंट करता है, सेगमेंट टेबल को पॉइंट करता है। STLR किसको पॉइंट करता है, पॉइंट नहीं करता, ये लिमिट स्टोर करता है कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज करे हुए हैं, क्लियर। तो 4 पॉइंट्स याद रख लो। सबसे पहला, सेगमेंटेशन क्या करता है, प्रोग्राम को डिवाइड करता है इनटू लॉजिकल पार्ट्स, कोड, डेटा और स्टैक। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है आपका, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट, और हर एक सेगमेंट के पास उसका खुद का साइज होता है, अनलाइक फिक्स्ड पेजेस, ओके। और जो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है प्रोग्रामर्स व्यू को। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। सी बहुत ज्यादा सिंपल है ये, आपको बस इतना ही याद रखना है। एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करते हैं इन सेगमेंटेशन। आपने पेजिंग के अंदर समझ लिया उसमें कैसे होता था, अब सेगमेंटेशन के अंदर देख लो। तो ये है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में दो चीजें होती हैं हमें पता है, बेस एड्रेस और लिमिट होता है ना। आप क्या करते हो, आप एक्सट्रैक्ट करते हो सबसे पहले सीपीयू से, आप सेगमेंट नंबर और डिस्प्लेसमेंट यानी कि ऑफसेट को यहाँ पे क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, क्योंकि ये लॉजिकल एड्रेस है। लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है, सेगमेंट नंबर और डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अब आपका इफ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है, देख लो, डी इज लेस देन इक्वल टू लिमिट, है ना। डी इज लेस देन लिमिट समझा जा रहा है, यानी कि ऑफसेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑफसेट की। तो ऑफसेट को अभी छोड़ो, सेगमेंट नंबर की बात करते हैं। सेगमेंट नंबर यहाँ पर देखा जा रहा है इधर, यानी कि क्या ये STLR से कम है। STLR यानी कि क्या, STLR यानी कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स यूज्ड, है ना। अगर ये सेगमेंट नंबर इस टोटल सेगमेंट से ज्यादा होगा तो इसको इनवैलिड सेगमेंट बोल दिया जाएगा और एरर जनरेट कर दिया जाएगा, अदरवाइज इसको यहाँ पर डाल दिया जाएगा, क्लियर है। अब आपका बेस एड्रेस रीड होता है ना, यहाँ से आपका बेस एड्रेस रीड होता है अगर वैलिड है तो। उसके बाद आपकी सेगमेंट टेबल एंट्री होती है ना। फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, यहाँ से आपका बेस एड्रेस तो आपको मिल गया, क्लियर है। अब ऑफसेट आपको कैसे मिलेगा, तो ऑफसेट के लिए यहाँ पर चेक किया जाता है, क्या चेक किया जाता है कि ये जो ऑफसेट है यानी कि जो डी है, क्या ये लेस देन लिमिट है आपकी। लिमिट क्या है, लिमिट आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स है प्रेजेंट, ठीक है। तो ऑफसेट मस्ट बी स्मॉलर देन द सेगमेंट लिमिट। अगर ऑफसेट लार्जर है मतलब आउट ऑफ बाउंड्स आप एरर दिखा दोगे, अदरवाइज आप इसको ऐड कर दोगे। एंड ऑब्वियसली बेस एड्रेस और लिमिट से आपका ऑफसेट से आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा मेमोरी के अंदर, क्लियर है। तो इस एड्रेस ट्रांसलेशन को आप याद रख सकते हो फॉर सेगमेंटेशन। हमने पेजिंग का भी देखा, सेगमेंटेशन का भी देखा, क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पर देख लो, यही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई। एडवांटेजेस क्या है, यूजर व्यू ऑफ मेमोरी सपोर्ट करता है, इजी टू हैंडल प्रोग्राम्स विथ वेरिंग साइज, अनेबल्स कोड शेयरिंग अमॉन्ग प्रोसेसेस, प्रोटेक्शन एट सेगमेंट लेवल और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस हैं, स्लोअर है, स्लोअर करता है क्या, एड्रेस ट्रांसलेशन को, रिक्वायर्स डायनामिक स्टोरेज एलोकेशन जैसे फर्स्ट बिट या फिर बेस्ट बिट, ओके। नाउ पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन में आपको पता है ब्लॉक साइज क्या होता है, पेजिंग में फिक्स्ड होता है, सेगमेंटेशन में वेरिएबल होता है। यूजर व्यू किसका होता है भाई, सेगमेंटेशन का होता है ना, तो यहाँ पे विजिबल, यहाँ पे नॉट विजिबल। एड्रेस फॉर्मेट कैसा होता है, पेज क्या होता है, पेज फ्रेम और ऑफसेट, एंड यहाँ पर सेगमेंट नंबर और ऑफसेट, क्लियर। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यहाँ नहीं होती है, यहाँ पर होने के चांसेस है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं होती है। इम्प्लीमेंटेशन इसका सिंपल है और इसका कॉम्प्लेक्स है। शेयरिंग नॉट इजी, इजी। प्रोटेक्शन पर पेज होता है, यहाँ पे पर सेगमेंट होता है, तो ये आप याद रख सकते हो, है ना। अब सेगमेंटेशन विथ पेजिंग यानी कंबाइंड की अगर हम बात करें, तो देखो अभी तक मैंने कंबाइन करने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ। सेगमेंटेशन किसको सपोर्ट करता है, यूजर व्यू को सपोर्ट करता है, और पेजिंग क्या रिमूव करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है, मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करता है। तो अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो काफी बेनिफिट्स हमें इन दोनों के मिल सकते हैं, राइट। अब ये कैसे काम करता है, देखो सबसे पहली बात, लॉजिकल एड्रेस क्या बन जाता है, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस क्या है आपका, सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट। जस्ट लाइक सेगमेंटेशन यहाँ पर आपका यही रहता है। फिर सेगमेंट टेबल एंटर्स
सेगमेंट टेबल एंट्री कंटेन्स बेस एड्रेस ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट टेबल एंट्री के अंदर क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। अभी तक चीजें सेगमेंटेशन की चल रही है। ईच सेगमेंट इज पेज्ड इनटू द मेमोरी। अब हर एक सेगमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लार्ज ब्लॉक में स्टोर करने से अच्छा है हम किस में स्टोर करेंगे, पेज टेबल में स्टोर करेंगे। मतलब कि सेगमेंट्स इटसेल्फ आर नाउ डिवाइडेड इनटू पेजेस एंड अब हम उसको क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे जैसे पेजिंग के अंदर करते थे। ठीक है, और ऑफसेट जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। क्लियर है, और यहाँ पर पेज टेबल ट्रांसलेट हो जाता है टू फिजिकल एड्रेस। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पर ये जो ऑफसेट दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, सो ऑफसेट के अंदर क्या है, आपका पेज नंबर है। पेज नंबर को क्या बोला जाता है, अपर बिट्स भी बोला जाता है, फॉर योर जस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, और पेज ऑफसेट को क्या बोला जाता है, लोअर बिट्स बोला जाता है। क्लियर है, ओके तो ये था। अब टू स्टेप ट्रांसलेशन में क्या होता है, टू स्टेप ट्रांसलेशन के अंदर स्टेप 1 में आपका सेगमेंटेशन होता है, स्टेप 2 के अंदर आपका पेजिंग होता है। सेगमेंटेशन यानी कि सेगमेंट नंबर आपका, मतलब सेगमेंट नंबर से आप क्या करते हो, फाइंड करते हो पेज टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, और पेज नंबर विद इन दैट सेगमेंट, यानी कि जो एग्जैक्टली उस सेगमेंट में पेज नंबर है उससे हम क्या कर पाते हैं, फिजिकल फ्रेम को फाइंड आउट कर पाते हैं यूजिंग पेज टेबल। सो ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट से पेज और पेज से फ्रेम। क्लियर है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये यूजर व्यू सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एलिमिनेट होता है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट एंड गुड सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन। इंटेल के अंदर, आईबीएम के अंदर ये सारे प्रोसेसर्स में ये यूज होता है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पर जो प्रोसेस अराइव होता है और उसको मेमोरी की जरूरत होती है, तो ओएस कैसे डिसाइड करता है वो यहाँ पर हमें समझना है। तो व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एंड नीड्स मेमोरी एलोकेशन, ओएस यूजेस प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज टू डिसाइड विच फ्री ब्लॉक टू एलोकेट, कौन सा फ्री ब्लॉक है जो इसको एलोकेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर टू मेक दिस डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करता है। तो यहाँ पर कौन सी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है, आपकी फर्स्ट बिट हो सकती है, बेस्ट बिट फिट हो सकती है, वर्स्ट फिट हो सकती है। तो इनको हम समझेंगे। सबसे पहला है आपका फर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट क्या है, बिफोर यहाँ पर देख लो, एक सेकेंड, ये करने से पहले रिमेंबर दिस थिंग, मेमोरी जो है वो आपकी फ्री स्पेसेस में डिवाइड होती है, आपको पता है, और पार्टीशंस एलोकेट होते हैं, यानी कि वही पार्टीशंस, यानी कि ये डिवाइडेड डिविजन्स, ये क्या है, आपके पार्टीशंस है। तो हर एक ये जो मतलब फ्री ब्लॉक्स है इनको होल्स बोला जाता है। तो मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू होल्स, यानी कि फ्री ब्लॉक्स एंड एलोकेटेड पार्टीशंस। सो हर एक होल क्या है, उसका एक साइज है। सो यहाँ पर अब देखो फर्स्ट फिट में क्या होता है, फर्स्ट फिट के अंदर मतलब जो आपका मेमोरी है, सी एल जस्ट रीड फर्स्ट, यहाँ पर एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज लार्ज इनफ टू एकोमोडेट द प्रोसेस। जो पहला पहला आपको फ्री स्पेस मिले बस उसको एलोकेट कर दो, बस ये कंडीशन है कि लार्ज इनफ होना चाहिए टू एकोमोडेट द प्रोसेस। अल्गोरिदम क्या है, स्कैन मेमोरी फ्रॉम बिगनिंग, पहले से स्कैन करो, जो भी पहला फ्री स्पेस मिल जाए, साइज उसका ग्रेटर देन हो या इक्वल हो रिक्वायर्ड साइज के, तो उसको एलोकेट कर दो, वो प्रोसेस को एलोकेट कर दो। इफ होल इज लार्जर तो उसको स्प्लिट कर दो, एलोकेटेड पार्ट प्लस रिमेनिंग होल के अंदर। ठीक है, एडवांटेज सिंपल है, फास्ट, डजंट नीड टू सर्च एंटायर लिस्ट एंड लो ओवरहेड है, फास्टली सर्च हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि काफी मेमोरी वेस्ट हो सकता है उसके बाद वाली फ्री स्पेस एग्जैक्टली उतनी हो जितनी उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस को चाहिए, है ना, तो वहां पर आपका मेमोरी वेस्ट होने के चांसेस है। फ्रेगमेंटेशन एट एंड ऑफ मेमोरी एंड नॉट ऑप्टिमल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n की यूज होती है, जिसमें n है नंबर ऑफ होल्स। बेस्ट फिट की बात करें तो एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज लार्ज इनफ, मतलब कि सबसे सबसे कम मतलब उस होल का साइज होना चाहिए, लेकिन हाँ वो प्रोसेस से तो बड़ा होना चाहिए, तो वो होता है बेस्ट फिट। इसमें क्या हम सर्च करते हैं, सर्च एंटायर मेमोरी फॉर ऑल होल्स जिसमें साइज जो है वो ग्रेटर देन है, ओके, आपके प्रोसेस का, एंड सिलेक्ट द होल विद द मिनिमम साइज। क्लियर है, जिसमें आपका प्रोसेस फिट हो सकता है, एंड फिर उसमें एलोकेट कर दो। एडवांटेज क्या है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोड्यूसेस स्मॉलेस्ट लेफ्ट ओवर होल एंड लेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देन फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट से कम यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लोअर है, क्योंकि आपको पहले पूरी लिस्ट को चेक करना है, सारी फ्री स्पेसेस को, फिर उसमें से मिनिमम निकालना है। ठीक है, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, मे क्रिएट मेनी स्मॉल होल्स अनसुटेबल फॉर द फ्यूचर रिक्वेस्ट, ओके, और हायर ओवरहेड है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। वर्स्ट फिट क्या है,
एलोकेट द लार्जेस्ट अवेलेबल होल, मतलब हम क्या करेंगे, एंटायर मेमोरी सर्च करेंगे और उसमें से जो मैक्सिमम साइज का होल है उसको एलोकेट करेंगे, तो वो होता है वर्स्ट फिट। एडवांटेज की बात करें तो प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट लेफ्ट ओवर होल, ठीक है, उसकी स्पेस काफी वेस्ट रह सकती है। लेफ्ट ओवर होल में बी यूजफुल फॉर लार्जर प्रोसेसेस लेटर। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोएस्ट है, वेस्ट लार्ज होल्स ऑन स्मॉलर प्रोसेसेस, ऑफन परफॉर्म्स पुअरली इन प्रैक्टिस एंड हायर ओवरहेड। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। नेक्स्ट फिट की बात करें तो एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज लार्ज इनफ बट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम वेयर द लास्ट एलोकेशन एंडेड, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब कि लास्ट कहां से, हम पूरा नहीं सर्च करेंगे, ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं, यहाँ पर फ्री स्पेस है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे जो सबसे लार्ज होल होगा उसको हम एलोकेट कर देंगे, हम बिगनिंग से नहीं सर्च करेंगे। क्लियर? तो अल्गोरिदम में क्या है, ऑब्वियसली अब यहाँ पर आपको एक पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा टू लास्ट एलोकेटेड पोजीशन, लास्ट कौन सी पोजीशन आपने एलोकेट करी है, फिर आप स्टार्ट करोगे वहां से सर्च करना, और जो भी फर्स्ट होल आपको मिलेगा ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड साइज आप उसको एलोकेट कर दोगे एंड अपडेट कर दोगे पॉइंटर को। तो अब अगर यहाँ पर समझो ये जो है ये वाला फ्री स्पेस छोटा था एंड यहाँ पर अब आपका फ्री स्पेस है, तो अब यहाँ पर आपका पॉइंटर आ जाएगा जिसका साइज जो है वो बड़ा है। तो मुझे बताओ इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि ये वाला फ्री स्पेस जो है वो फ्री ही रह जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि अब ये पॉइंटर यहाँ पर एलोकेट मतलब पॉइंट करेगा, तो नेक्स्ट जो आएगा वो यहाँ से आपका एलोकेशन स्टार्ट करेगा, तो वो हमेशा फ्री रह जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें, फास्टर देन सर्चिंग फ्रॉम बिगनिंग, है ना, पहले से सर्च करने से तो अच्छा है, बेटर परफॉर्मेंस है फर्स्ट फिट से ज्यादा, लो ओवरहेड है क्योंकि हमें ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ रहा। डिसएडवांटेज की बात करें, फ्रेगमेंटेशन एट मेमोरी एंड्स, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द पॉइंटर पोजीशन, है ना, और मे नॉट बी ऑप्टिमल, तो बिग ऑफ एन है ये ऑन एवरेज। बाकी ये सबका कंपैरिजन है, ये आप जो है पढ़ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। अब वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक टेक्निक है दैट अलाउज प्रोग्राम्स टू यूज मोर मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल, है ना, अभी जितनी अवेलेबल है उससे ज्यादा यूज करने के लिए जो है ना आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। इससे इस टेक्निक से आपके प्रोग्राम ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं देन फिजिकल रैम एक्चुअली हैज। क्लियर? रैम में जितनी मेमोरी है उससे ज्यादा मेमोरी यूज करने का मतलब। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये मेन मेमोरी से ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है? तो वर्चुअल मेमोरी इज द सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम द फिजिकल मेमोरी। क्लियर है? देख लो, ये इसी डायग्राम से आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होगे। यहाँ पर देखो, जो लॉजिकल मेमोरी है वो क्या है, जो प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को पता है कि उसके पास है। फिजिकल मेमोरी यानी एक्चुअली रैम में क्या मेमोरी है, दिस मीन्स जो प्रोग्राम देख रहा है इट इज मच बिगर मेमोरी स्पेस देन व्हाट इज फिजिकली अवेलेबल। क्लियर है? इसके की आइडियाज को समझें। सबसे पहला है, ओनली पार्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, मतलब यू डोंट नीड द होल प्रोग्राम इन रैम एट वंस, ओनली जो पार्ट आपका यूज हो रहा है राइट नाउ बस वो ही आपका लोड होता है मेमोरी में। ठीक है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैन बी मच लार्जर देन फिजिकल एड्रेस स्पेस, है ना। फॉर एग्जांपल, फिजिकल रैम है आपकी 4 GB की, है ना, और आपकी जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस है वो है 64 GB की, तो जो प्रोग्राम है उसको क्या लगेगा कि उसके पास 64 GB इवन, मतलब 64 GB स्पेस है, इवन उसके पास है कितनी एक्चुअली रैम में, 4 GB। क्लियर है? अब प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर देन रैम, ऑब्वियसली आपके यूज एप्लीकेशंस, गेम्स, ब्राउजर्स वगैरह रन कर सकते हैं इवन ऑन स्मॉल रैम सिस्टम। मोर प्रोसेसेस कैन रन साइमल्टेनियसली, काफी सारे प्रोसेस जो है ना, क्योंकि एक मतलब एक्टिव पार्ट काफी सारे हो जाते हैं ना प्रोसेस के अंदर, सो हेंस आपके मेनी प्रोसेसेस कैन रन एट द सेम टाइम। अब यहाँ पर एग्जांपल यही वाला जो मैंने अभी आपको दिया। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो अलाउस प्रोसेसेस लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, जितनी रैम है उससे ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हो। प्रोटेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर, है ना। इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल प्रोग्रामिंग, सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग, कोई मेमोरी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो था इंक्रीजेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर जो है आप ऐसे समझ लो मोर प्रोसेसेस कैन स्टे इन मेमोरी, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे प्रोसेस एक साथ रह सकते हैं, मेमोरी ज्यादा दिख रही है उनको, तो इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रैम है इज यूज्ड एफिशिएंटली हियर, तो इनएक्टिव डेटा जो है वो कहाँ पे रहता है, डिस्क पे रहता है। क्लियर है? इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड वाया डिमांड पेजिंग एंड डिमांड सेगमेंटेशन। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मेमोरी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिमांड पेजिंग, यानी कि जो हम नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं इसमें क्या होने वाला है ना, आपके पेजेस जो है वो आप डिस्क से लेके आते हो ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है? और यहाँ पर है डिमांड सेगमेंटेशन, ये क्या है, यहाँ पर लेस कॉमन है ये। ठीक है? तो इसको पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके। अभी यहाँ पर ये याद रखो क्या है, ये दो मेथड्स हैं, इन्हीं से आपकी वर्चुअल मेमोरी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। तो अभी
अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्चुअल मेमोरी क्या है, प्रोग्राम जो एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है विच इज मोर देन रैम, वो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है। ओनली एक्टिव पार्ट्स आर केप्ट इन रैम, जो प्रोग्राम का मेन पार्ट जो रन हो रहा है बस उसी को हम लोग रैम में रखते हैं, ठीक है। लॉजिकल मेमोरी ग्रेटर देन फिजिकल मेमोरी होती है, और ये हम किसके यूज से इंप्लीमेंट करते हैं, डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन के। क्लियर है? अब देखो डिमांड पेजिंग क्या है इसको समझते हैं। डिमांड पेजिंग मतलब कि ब्रिंग अ पेज इनटू मेमोरी ओनली व्हेन इट इज नीडेड। कहां से लेके आते हो, डिस्क में से लेके आते हो, ठीक है। डिस्क में से आप लेके आते हो जब उसकी जरूरत है तब, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये प्राइमरी मेमोरी है यानी कि आपकी रैम है, और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है यानी कि आपकी डिस्क है। ओके, तो यहाँ से प्रोसेस रिमूव्ड फ्रॉम मेमोरी, तो ये डिस्क में चला जाता है। तो ये कब लोड होगा, जब इस रैम को जरूरत होगी तभी। सो दिस इज डिमांड पेजिंग, है ना। जब सीपीयू उस पेज को चाहेगा, इफ पेज इज ऑलरेडी इन मेमोरी, तो पेज हिट आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे, पेज हिट आप बोलोगे। और अगर पेज नहीं है तो पेज फॉल्ट आप बोलोगे। क्लियर है? सो ड्यूरिंग अ पेज फॉल्ट जो ओएस है वो क्या लोड करता है, फिर डिस्क से जाके लोड करता है। क्लियर है? ओके, इंस्टेड ऑफ लोडिंग एंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी, इनिशियली नो पेजेस आर लोडेड। व्हेन सीपीयू रेफरेंस अ पेज, चेक इफ इट्स इन मेमोरी, है ना। अगर सीपीयू किसी पेज को लोड कर रहा है तो पहले यहाँ पे ढूंढा जाएगा, अगर मिल गया तो पेज हिट, नहीं मिला तो पेज फॉल्ट, और डिस्क से जाके फिर यहाँ पर यूज किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब लेजी स्वैपर वर्सेस पेजर समझते हैं। क्या है लेजी स्वैपर वर्सेस पेजर? तो ये लेजी स्वैपर क्या है, नेवर स्वैप्स अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस एब्सोल्युटली नीडेड, डील्स विद द एंटायर प्रोसेस, है ना। तो ये क्या है, ये एंटायर प्रोसेस के साथ काम करता है। कब स्वैप करेगा ये प्रोसेस मेमोरी के अंदर, जब जरूरत है तब, है ना। कभी तब नहीं लोड करेगा जब उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है तो, ठीक है। पेजर यानी कि नेवर पेजेस अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस नीडेड, डील्स विद द इंडिविजुअल पेजेस। अब यहाँ पर ये डिफरेंस याद रखो, ये एंटायर प्रोसेस से डील करता है और ये इंडिविजुअल पेजेस से डील करता है। और ये इस सिंगल पेज को तभी मेमोरी में लेकर आएगा जब उसकी जरूरत है, और यहाँ पर ये पेज की बात हो रही है, ये पेज को तभी लेकर आएगा मेमोरी में जब इसकी जरूरत होगी। तो यहाँ पे पेज और यहाँ पे सिंगल पेज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पेजेस और यहाँ पे सिंगल पेज। आई होप यू अंडरस्टूड। तो डिमांड पेजिंग के अंदर जो पेपर यूज होता है वो नॉट लेजी स्वैपर है। क्या है वो? इट इज नॉट अ लेजी स्वैपर। ओके, नाउ द वैलिड इनवैलिड बिट की बात करते हैं। तो वैलिड इनवैलिड बिट क्या है? तो एवरी पेज टेबल एंट्री हैज अ बिट जो कि है वी या आई, ठीक है। वी यानी कि वैलिड बिट, वैलिड बिट यानी जो पेज है वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, और इनवैलिड यानी कि वो पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है ना, मतलब कि वो रैम में प्रेजेंट नहीं है। मे बी इट कैन बी इन डिस्क यानी कि सेकेंडरी मेमोरी। तो इनिशियली सारे पेजेस इनवैलिड होते हैं, इनिशियली सारे पेजेस क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं, नथिंग इज देयर इन रैम। अब एग्जीक्यूशन के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इफ पेज इज रेफरेंस्ड एंड बिट, यानी कि अगर जो पेज है वो वी है, ओके वी है, इसका मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं हम उस पेज को नॉर्मली, वाई बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेमोरी। एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं पेज फॉल्ट हो गया, अब जाओ रैम से, मतलब पेज रैम में लेके आओ फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी, और उसके बाद हम इसको वी सेट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये सेटिंग होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट तो आप अच्छे से समझ ही सकते हो क्या है। तो पेज फॉल्ट तब होता है जब सीपीयू ट्राई करता है टू एक्सेस अ पेज दैट इज मार्क्ड इनवैलिड, मीनिंग जो पेज है वो करंटली रैम में अवेलेबल नहीं है, तब बोला जाता है कि आपका पेज फॉल्ट हुआ है। ओके, सो यहाँ पर पढ़ लो, अ पेज फॉल्ट ऑकर्स व्हेन अ सीपीयू ट्राइज टू एक्सेस अ पेज मार्क्ड एज इनवैलिड, है ना। तो इसलिए मैंने आपको अभी वैलिड और इनवैलिड पहले ही समझा दिया। अगर इनवैलिड मार्क्ड है इसका मतलब वो रैम में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर वो रैम में प्रेजेंट नहीं है एंड उसको ट्राई करा हमने ढूंढने का बट उसको तभी भी नहीं मिला, तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो इनवैलिड के अंदर हम ढूंढने जा रहे हैं, तो दैट इज योर पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कैसे हैंडल होता है, तो देख लो, सबसे पहले ट्रैप टू ओएस। ट्रैप टू ओएस मतलब सीपीयू एक इंटरप्ट रेज करता है। कौन सा इंटरप्ट? पेज फॉल्ट इंटरप्ट। ओके, तो ये बोलता है भाई ओएस पेज जो है वो मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, यानी रैम में प्रेजेंट नहीं है। फिर हम उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। ओएस चेक इफ रेफरेंस इज वैलिड और इनवैलिड, है ना। इनवैलिड रेफरेंस है तो भाई प्रोसेस अबॉर्ट हो जाता है, वैलिड है तो वापस आप प्रोसीड करते हो टू स्टेप 3। स्टेप 3 यानी कि आप उस पेज को फाइंड आउट करते हो कहाँ पे, डिस्क के अंदर। डिस्क यानी कि ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, है ना। उसके बाद गेट फ्री फ्रेम, ऑब्वियसली आप एम्प्टी फ्रेम देखते हो, मेमोरी में जगह कहाँ है, इफ अवेलेबल तो उसको यूज करके उस प्रोसेस को एलोकेट कर देते हो, इफ नॉन अवेलेबल यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, देन हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आगे देखने वाले हैं, वो उसका हम यूज करते हैं। लोड पेज करेंगे, है ना, जैसे ही हमें जगह मिल जाएगी या मेमोरी में स्पेस मिल जाएगी, रीड पेज फ्रॉम डिस्क इनटू द
फ्रेम, देन अपडेट पेज टेबल, पेज टेबल को अपडेट कर दो, अब वैलिड बिट को v बता दो, रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन, रिज्यूम दैट इंस्ट्रक्शन दैट कॉज्ड बाय पेज फॉल्ट, है ना। तो बस इतना प्रोसेस आपको जरा सा एल्गोरिदम के हिसाब से याद रखना है। अब परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग अफेक्ट सिस्टम परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। सबसे पहली बात, आपका जो डिमांड पेजिंग है ना, इसमें आपकी जो मेमोरी यूजेज है वो तो इम्प्रूव होती है, बट जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है ऑन हाउ ऑफन योर पेज फॉल्ट हैपन, कितनी बार आपका पेज फॉल्ट हो रहा है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितना क्या परफॉर्मेंस है डिमांड पेजिंग का। सो ये हम कैसे मेजर करते हैं? पेज फॉल्ट रेट से मेजर करते हैं, जिसमें अगर पी आपका 0 हुआ, मतलब कोई पेज फॉल्ट नहीं हुआ, और पी अगर 1 है तो एवरी रेफरेंस इज अ फॉल्ट। क्लियर है? तो P0 और P1 पेज फॉल्ट रेट से हमें पता चलता है कि डिमांड पेजिंग का परफॉर्मेंस क्या है। देन यू हैव इफेक्टिव एक्सेस टाइम विच इज योर EAT। तो ये इसका मतलब क्या है? इफ पेज फॉल्ट रेट P स्मॉल, इसका मतलब EAT से आपको पता चल जाएगा मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हुआ, है ना। और अगर P इंक्रीज है तो मतलब सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्लो वर्क करेगा आपका। ओके, अब पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इंक्लूड्स डिस्क सर्च एंड सीक टाइम, देन डिस्क ट्रांसफर टाइम, रीस्टार्ट ओवरहेड। एग्जाम्पल क्या है? मेमोरी एक्सेस अगर 200 नैनो सेकेंड का है, ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम, और जो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है वो 8 मिली सेकेंड का है, यानी कि 80 लाख नैनो सेकेंड, है ना। तो आपका P क्या हो जाएगा? P अगर इसको हम देखें डिवाइड करके, वी विल गेट 0.001, है ना। ये वन फॉल्ट पर 1000 एक्सेसेस। तो एज पर द फॉर्मूला आपका EAT क्या बनेगा? इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका EAT बनेगा अराउंड 40 टाइम्स स्लोअर, इसको बोला जा रहा है ना। तो आप ऐसे क्या करते हो? चेक करते हो। क्रिटिकल फाइंडिंग के अंदर देखा जाए तो फॉर लेस देन 10% परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, P जो है वो लेस देन इस वैल्यू का होता है, लेस देन 1 फॉल्ट पर 4 लाख एक्सेसेस, ठीक है। सो दिस इज हार्ड टू अचीव बट मस्ट बी द गोल। ओके, सो ये है आपका क्रिटिकल फाइंडिंग, बस आपको इतना याद रखना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। पेज फॉल्ट क्या है? पेज नॉट इन रैम। ओएस कहाँ से लाता है? फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी यानी डिस्क से लेके आता है, टेबल अपडेट करता है, इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट कर देता है। पेज फॉल्ट काफी एक्सपेंसिव होता है, इवन अ स्मॉल पी मतलब जो है वो स्लो कर सकता है सिस्टम मैसिवली। ओके, और यस अगर गुड ओएस चाहिए तो इट एम्स फॉर पी एक्सट्रीमली लो। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी समझ लिया है वो आप ऐसे समझ लो कि द इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये जो पेज रिप्लेसमेंट है ये 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम सॉल्व करेंगे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स वाले, वो भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज इस पॉइंट से आपको फोकस जो है अपना बढ़ा देना है। वेरी इजी लैंग्वेज में आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलो, पेज रिप्लेसमेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो when a page fault occurs but no free frames are available, OS must replace an existing page to make room for the new page। अब यहाँ पर हमने काफी सारी बात कर ली, हमें समझ में आ गया एग्जैक्टली कैसे फ्री स्पेस होती है। फ्री स्पेस में जाके आपके पेजेस जो है लोड हो जाते हैं, फिर वो रन होते हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन तब क्या होगा? जब कोई भी फ्री फ्रेम्स यानी कि फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, तो उस केस में हमारा क्या होता है? हमारा ओएस पुराने जो पेज होंगे उनको रिप्लेस कर देता है बाय न्यू पेजेस। क्लियर है? तो इसी चीज को बोला जाता है पेज रिप्लेसमेंट, है ना। अभी जरूरत किसकी है उसको हम मेमोरी में रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर देंगे। फाइन। अब बेसिक पेज रिप्लेसमेंट के स्टेप्स समझ लो। सबसे पहला है फाइंड पेज ऑन द डिस्क, है ना। आप क्या करोगे? पहले उस पेज को कहाँ देखोगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लोकेट करोगे। जो भी फॉल्टिंग पेज है वो, मतलब जो कि हमारे अभी रैम में प्रेजेंट नहीं है वो। देन फाइंड द विक्टिम फ्रेम, इफ फ्री फ्रेम एग्जिस्ट तो उसको यूज कर लो, अगर नहीं है तो क्या करो? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करो टू सिलेक्ट द पेज टू रिमूव। क्लियर है? ये विक्टिम फ्रेम हम कहाँ पे देख रहे हैं? हम लोग रैम के अंदर अब देख रहे हैं। फाइन। नाउ राइट द विक्टिम टू डिस्क। अब आप क्या कर दो? उसको डिस्क पे भी लिख दो। इफ विक्टिम पेज वॉज मॉडिफाइड तो उसको आप वापस से सेकेंडरी मेमोरी में जाके अपडेट कर दो। ब्रिंग न्यू पेज टू द फ्रेम। अब आप क्या करोगे? जो भी आपका पेज फॉल्ट जिस पेज की वजह से हुआ था वो रैम में प्रेजेंट नहीं था, अब इसको वापस से आप लेकर आ जाओ। क्लियर है? देन अपडेट टेबल्स, अपडेट कर दो पेज टेबल्स फॉर बोथ द प्रोसेसेस एंड रीस्टार्ट द इंस्ट्रक्शन। क्लियर? ये बेसिक पेज रिप्लेसमेंट के स्टेप्स हैं। अब एक बेलाडीज एनोमली आती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में सबसे पहले फीफो की बात कर लेते हैं, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में होता क्या है? जो भी पेज आपने पहले
डाला होगा अपनी मेमोरी के अंदर, वो रिमूव हो जाता है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हियर आई हैव दिस। ओके, यहाँ पर हम लोग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम समझने वाले हैं। सबसे पहला है आपका फीफो पेज रिप्लेसमेंट, है ना। तो फीफो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बताया, क्या करते हो आप, जब इसका क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको, ये ऐसी कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दी जा सकती है, बिल्कुल रैंडम जो है आपके इसके अंदर पेज का जो है ना स्ट्रिंग दी जाती है, एक रेफरेंस स्ट्रिंग आप इसको समझ लो, लेकिन ये रैंडम नंबर्स होते हैं। अब इनको आपको अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम आपको इनको प्लेस करना होता है मेमोरी में। और एक क्या चीज दी जाती है, एक तो आपकी ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी जाती है, और एक दिए जाते हैं पेज फ्रेम्स। कितने पेज फ्रेम्स जो है आपके पास प्रेजेंट है मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पर है 1 2 और 3, है ना। कभी आपको 4 भी दिए जा सकते हैं, 1 2 3 4। तो हम ये दोनों भी सॉल्व करके देखेंगे फॉर फीफो। एंड बहुत ज्यादा सिंपल है, लेट मी एक्सप्लेन यू। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू वाला जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, जो भी रेफरेंस स्ट्रिंग आपको गिवन होगी वो आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। एंड ऐसे आप रोज एंड कॉलम्स क्रिएट कर लोगे। अब जितने भी पेज फ्रेम्स है, अब मेरे केस में यहाँ पर जो पेज फ्रेम गिवन है वो है 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 कंसीडर कर रही हूँ उसको। ओके, कितने पेजेस है मेरे पास, 1 2 और 3। और एट लास्ट पेज फॉल्ट यहाँ पर हम लोग इसके लिए बना लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अभी तक हमने क्या किया। चलो अभी हमें क्या करना है, एक एक को मेमोरी के अंदर लेके आना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल। तो चलो यहाँ पर आपका पेज फ्रेम है, पेज फ्रेम 1, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरी रेफरेंस स्ट्रिंग क्या है, 1। अब ये मेरी मेमोरी है, ठीक है, ये जो नीचे है ये मेरी मेमोरी है। तो मुझे अब क्या करना है, इस 1 को मेमोरी में डालना है। तो अभी मेरे सारे के सारे पेज फ्रेम्स क्या है, एम्प्टी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली इसको पुट कर सकती हूँ, किसको, 1 को। क्यों, क्योंकि मुझे अभी 1 को एंटर करवाना था, और मेरे पास वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। और प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या है कि पेज फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख लो कि पेज फॉल्ट हुआ है, तो मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ कि पेज फॉल्ट हुआ है यहाँ पे, क्लियर। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये 2 देखना है। तो मुझे बताओ कि क्या अब आप 2 इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेज फ्रेम्स में कहीं नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 2 को भी एंटर करोगे, लेकिन याद रखना ये 1 ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब आप नीचे इसको 2 को ऐड करोगे। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर भी क्या हुआ, आपका पेज फॉल्ट हुआ। पेज फॉल्ट कब होता है, जब मेमोरी में वो प्रेजेंट ना हो नंबर, और आप उसको ऐड कर रहे हो, क्लियर। ओके, अब 3 की बात करते हैं। तो 3 के अंदर मुझे बताओ कि क्या पहले 3 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो अगेन पेज फॉल्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 को भी यहाँ पर ऐड कर दोगे। याद रखो जो भी पहले फ्रेम्स में प्रेजेंट है वो ऑलरेडी वहां पर रहेंगे। फाइन। अब आपको 4 ऐड करना है। तो मुझे बताओ 4 ऐड करना है, तो अब आप पहले सबसे पहले देखोगे कि लास्ट मेरे जो फ्रेम्स है क्या उसमें प्रेजेंट है 4, नहीं प्रेजेंट है। तो अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका जो प्रिंसिपल है वो चलेगा। जो पहले आया था वो पेज रिप्लेस हो जाएगा न्यू पेज से। तो मुझे बताओ 1 2 3 4 में, 1 2 3 में सबसे पहले आपका कौन सा आया था, 1 आया था। तो अब ये 1 रिप्लेस हो जाएगा 4 से, और ये आपके एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो ये क्यों रिप्लेस हुआ, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट है ये, फाइन। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ, हाँ पेज फॉल्ट हुआ। क्यों, क्योंकि 4 पहले से प्रेजेंट नहीं था, हमने अपडेट किया है। ओके, चलो अब 2 की बात करें, तो क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं, जो पहले था वो ही आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लिख दोगे डायरेक्टली, ठीक है। सेम एज इट इज आप लिखोगे, और यहाँ पर लिख लोगे हिट। क्या हिट का मतलब, पेज हिट, मतलब मिल गया हमें पेज रैम के अंदर, फाइन। अब 5 की बात करें, तो 5 को यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये रख लेती हूँ कि मैंने यहाँ से जो है ना 1 को मतलब अपडेट किया बाय 4, तो मुझे पता रहेगा कि पहले मैंने कौन सा लिया था। नाउ अब मुझे बताओ कि यहाँ पर है आपके पास 4, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। तो मेरे पास मुझे 5 चाहिए, तो वो पहले से मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, 5 को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 4 2 और 3 में सबसे पहले कौन सा आया था वो मैं रिप्लेस करूंगी। तो 4 2 और 3 में सबसे पहले कौन सा आया था, 2। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी बाय माय 5। तो 4 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 2 की जगह मेरा 5 आ जाएगा, क्लियर है बात। तो ऐसे आपका ये चलता है। एंड यहाँ पर भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब 3 देखना है, तो मुझे बताओ क्या 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो पेज हिट हो गया। तो 4 5 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हिट आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो 4 चाहिए, क्या 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 4 5 3 वापस एज इट इज आप लिख दोगे, और यहाँ पे हिट लिख दोगे। अब 2 चाहिए, क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, आपको रिसेंट ही देखना है, ये याद रखो। तो 2 ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं किसको रिप्लेस करूंगी, जो सबसे पहले आया होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से आप याद रखो रो वाइज चलते हो। इसमें आपने 1 कैंसिल किया, यहाँ पे 2 किया, अब आप यहाँ पे 3 को करोगे। समझ में आ गई बात। तो चलो यहाँ पर आपका 4 5 एज इट इज, और आपका 2 जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ हो गया आपका पेज फॉल्ट, क्लियर है।
अब 6 देख लो, क्या 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है? नहीं है, तो वापस से मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो मैंने ये और ये तीनों भी रोज मैंने देख ली। अब कहाँ आ जाऊंगी मैं? वापस से इसको रिप्लेस करूंगी, क्योंकि 4 होगा मेरा जो पहले आया होगा, राइट? तो इस 4 को मैं रिप्लेस कर दूंगी बाय 6 और 5 2 एज इट इज, एंड यहाँ पर हो गया पेज फॉल्ट। अब 7, तो मुझे बताओ 7 है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर वापस अब मैं कौन सा करूंगी? 5 को करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट रो को कर दिया है। अब मैं सेकंड रो को अपडेट करूंगी, तो यहाँ पर मेरा 5 की जगह 7 आ जाएगा और 6 2 एज इट इज। क्लियर है? और क्या हुआ? यहाँ पर पेज फॉल्ट हुआ। अब मुझे 8 चाहिए, तो मुझे बताओ 8 की जगह कहाँ पर आएगी? ऑब्वियसली मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, तो पहले अभी हमने 5 को अपडेट किया, तो अब हम करेंगे थर्ड रो वाले को, यानी 2 को, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 7 और 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हो गया आपका पेज फॉल्ट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितने पेज हिट हुए आपके? तो पेज हिट हुए आपके ये 2 3 और 4, है ना? और ये पेज फॉल्ट्स कितने हुए? आप ये देखो, इसको भी आपको मेंशन करना होता है। क्लियर? इसको याद रखो, इस चीज को आपको मेंशन करना होता है, कितने आपके जो है ना पेज हिट हुए और कितने पेज फॉल्ट हुए। क्लियर है? इस चीज को आपको याद रखना है। सी, अब पेज हिट की हम यहाँ पे बात करें तो मेरे पास 3 हुए, और पेज फॉल्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। क्लियर है? ये आपको ऐसे याद रखना है। अगर आपको रेशो पूछा जाए, कभी कभी रेशो भी पूछा जाता है, हिट रेशो, पेज फॉल्ट रेशो, तो हिट का रेशो आप कैसे निकालोगे? आपके पास है हिट कितने? 3, और टोटल कितने हैं? देख लो, टोटल आपके पास कितने जो है ना स्ट्रिंग के अंदर आप देख लो पेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 12 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आपको यहाँ पर लिख देना है। ये है हिट रेशो, और यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्ट रेशो। तो 9/12 करके इंटू 100 करके जो भी आपका आएगा वो होगा आपका फॉल्ट रेशो। क्लियर है? सो ऐसे आपको बस इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चंस, तो ट्राई टू जस्ट डू देम। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, सेम आपका ये फीफो ही है, बस मैं पेज फ्रेम यहाँ पर 4 ले रही हूँ, और इसको भी देखना जरूरी है। ऐसा मत इसको स्किप करना कि आपने 3 का समझ लिया तो अब आपको 4 भी समझ गया है। आई नो आपको 4 भी समझ गया होगा, जहां तक मैं अब इसको अपडेट कर रही हूँ वो समझ लेना, लेकिन इसी में आपको बेलेडीज अनोमली समझ में आएगी, इसलिए मैं फीफो के 2 एग्जाम्पल सॉल्व करा रही हूँ। ओके, तो प्लीज इसमें फोकस करना। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। आपका 1 है, 1 पेज फ्रेम में आ जाएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो आ जाएगा और आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा। 2 ऑलरेडी है, नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर अगेन पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब 3 ऑलरेडी नहीं है तो वापस से 1 2 और 3 आएगा और यहाँ पर पेज फॉल्ट हो जाएगा। फिर 4 तो नहीं है ऑलरेडी, तो 1 2 3 4 आ जाएगा और अगेन पेज फॉल्ट हो जाएगा। 2 ऑलरेडी है, यस है, तो इसको डायरेक्टली हम कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे सेम, और यहाँ पर आ जाएगा हिट। ओके, अब 5 देखें, ऑलरेडी नहीं है, तो फीफो प्रिंसिपल इज वर्क हो रहा है यहाँ पे। तो याद रखो फीफो यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे? जो सबसे पहले आया हो, सबसे पहले यानी मेरा 1 आया था, राइट? तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी? इसको रिप्लेस कर दूंगी 5 से, और 2 3 4 मेरे एज इट इज, और पेज फॉल्ट हो गया, है ना? पेज फॉल्ट और हिट में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। पेज फॉल्ट कब होगा? जब ऑलरेडी वो मेरे रिसेंट पेजेस में अवेलेबल नहीं है और मैं उसको अपडेट कर रही हूँ, है ना? और हिट यानी कि रिसेंट पेजेस में मेरे पास प्रेजेंट है। चलो अब 3 की बात करें यहाँ पे, तो 3 क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है, तो मैं इसको बोल दूंगी क्या है? मेरा पेज हिट है। ठीक है, यस। 4 की बात करूं, ऑलरेडी है मेरे पास, तो यहाँ पे क्या है? पेज हिट है, हिट। ओके, यहाँ पे बात करें 2, तो यस ऑलरेडी है मेरे पास, तो 5 2 3 4 हिट आ गया यहाँ पे। अब 6 है क्या मेरे पास? ऑलरेडी नहीं है, तो 5 2 3 4 के अंदर मैं क्या लिखूंगी? इसको अपडेट करूंगी, तो ऑब्वियसली कौन सा अपडेट होगा अब इस केस में? मेरे पास 2 अपडेट होगा। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे 6 अपडेट हो जाएगा, 3 4, और यहाँ पे आ गया आपका स्टार, यानी कि पेज फॉल्ट। 7 है क्या? ऑलरेडी नहीं है, तो मुझे अब किसको अपडेट करना पड़ेगा? यहाँ पर जो मेरा 6 वाला ये है, 3 वाला। क्लियर है? इसको अपडेट करना पड़ेगा, तो 5 6 7 और 4 आ जाएगा, एंड अगेन पेज फॉल्ट। 8 की बात करें तो अभी 8 नहीं है, तो वापस से इस 4 को मैं करूंगी और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7 और 8, यानी कि पेज फॉल्ट ऑकर्ड। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यस, पेज हिट की बात करते हैं और यस पेज फॉल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पेज हिट कितना है? 1 2 3 4 पेज हिट है, एंड यहाँ पर पेज फॉल्ट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हो। वैसे ही आपको हिट रेशो भी यहाँ पर निकालना है। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया। ये आपका पेज फ्रेम 3 के लिए था और वो पेज फ्रेम 4 के लिए था। अब यहाँ पर देखो, ये था, यही सेम एग्जाम्पल है, बट मैंने यहाँ तक ही लिया था क्योंकि वो मतलब
थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा था हमारी स्लाइड के ऊपर, बहुत छोटा दिख रहा था, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया। यहाँ पर अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, इसके आगे भी आप जो है फीफो का पेज फ्रेम 3 में और पेज फ्रेम 4 में अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टोटल पेज फॉल्ट्स हुए 14, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टोटल पेज फॉल्ट्स हुए 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिप्लेस किया ओल्डेस्ट पेज को, यानी जो हमारा फीफो प्रिंसिपल के साथ वर्क कर रहा था उसको। बेलेडिस थ्योरम क्या होती है ना, बेलेडिस थ्योरम ये बताती है, अभी देखो हमारे केस में क्या हुआ, पेज फॉल्ट में यहाँ 14 आ गया और यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, पेज फ्रेम्स बढ़ाने के बाद भी यहाँ पर जो है काफी कोई डिफरेंस है नहीं। और काफी सारे केसेस में ये देखा जाता है कि ये जो है पेज फ्रेम्स बढ़ाने के बाद भी जो पेज फॉल्ट है वो पेज फ्रेम, यहाँ पर जैसे पेज फ्रेम 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर आपका पेज फ्रेम कम होता है, यानी जो फॉल्ट है वो कम होता है और यहाँ पर फॉल्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है ना, इन मेनी केसेस। तो ये बोलते हैं कि इतने पेजेस बढ़ाने के बाद, यानी मेमोरी को भी बढ़ाने के बाद आपके पेज फॉल्ट जो है वो कम नहीं हुए। इसका मतलब ये क्या है, बेलेडीज एनोमली है। सी फॉर सम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जैसे कि सबसे ज्यादा ये फीफो के अंदर होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, है ना, इससे पेज फॉल्ट इंक्रीज ही होते हैं। सो द काउंटर intuitive result shows the algorithm's behavior depend on both algorithm choice and memory configuration, है ना। मेमोरी इतनी बढ़ाने के बाद भी, अब इस केस में ठीक है 2 कम हुए हैं, लेकिन इन मेनी केसेस इट इज ऑब्जर्व्ड कि ये जो फीफो है ना, इस फीफो की वजह से आप अगर पेज फ्रेम्स इंक्रीज भी कर रहे हो, अब आप एक ट्राई कर सकते हो, पेज फ्रेम 5 करके देख सकते हो, तो आपके जो पेज फॉल्ट है ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, पेज फॉल्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और एक्सपेक्टेड क्या है कि कम होना चाहिए भाई, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज कर रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है बेलेडीज एनोमली, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ लिखा हुआ है, आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर। अब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को यहाँ पर हम समझते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को कैसे समझते हैं, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन यू हियर। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे अभी हम लोग फीफो में क्या कर रहे थे, हम लोग फीफो में जो फर्स्ट इन है उसको हम फर्स्ट रिमूव कर रहे थे। अब LRU यानी कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि सबसे पहले, मतलब जितने भी हमारे पास हैं पेज फ्रेम्स ऑलरेडी अवेलेबल, उनमें से सबसे पहले कौन सा है, यानी लीस्ट कौन हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, उसको बोला जाता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही सेम करना है। अभी देखो यहाँ पर आपके पास है क्या, 1 है, तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यस, आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम पेज फॉल्ट हो जाएगा, 1 हो गया। अब हमें 2 को करना है, तो मुझे बताओ 2 ऑलरेडी मेमोरी पे प्रेजेंट है, नहीं है, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पर आपका पेज फॉल्ट हो गया। सिमिलरली 3 के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और पेज फॉल्ट आपका हो जाएगा, क्लियर है। अब 4 देखना है, देखो अब आपको समझेगा लीस्ट रिसेंटली यूज कैसे यूज करना है, क्लियर है। 4 है आपके पास, अब आपको 4 को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो कौन से आप पेज को रिप्लेस करोगे, तो जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज किया है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ओके। तो यहाँ पर देखो 3 तो अभी अभी डाला है, 2 इससे पहले डाला है, और 1 जो है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, मतलब कि यहाँ पर 1 2 और 3 में से सबसे लीस्ट कौन है, 1 है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी कि सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन सा है, और किसको देखना है आपको, इस रेफरेंस स्ट्रिंग को देखना है, पेज फ्रेम्स में नहीं देखना है, आपको रेफरेंस स्ट्रिंग में देखना है, जो सबसे ज्यादा आपके लेफ्ट में प्रेजेंट होगा वो आपका पेज रिप्लेस होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है मेरा ये 1 है, ये रिप्लेस हो जाएगा बाय 4 और यहाँ पे आएगा 2 3, और यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका पेज फॉल्ट हो गया, क्लियर है। अब 2 की बात करें तो 4 2 3 में ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हो गया आपका पेज हिट, ओके, यस, पेज हिट हो गया। अब 5 की बात करें तो मुझे बताओ यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, देख लो यहाँ पर आपको 4 2 3 में देखना पड़ेगा कौन सा सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट है, तो 4 देखा जाए तो 4 यहाँ पे है, 2 देखा जाए तो 2 यहाँ पे है, और 3 देखा जाए तो 3 यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा लीस्ट यहाँ पर देखो 2 हमारा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ये 4 है ना, 4 हमारा यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पर है, यानी कि ये इधर ही आया है, राइट, और ये है आपका 3, तो 3 यहाँ पे आया, ये याद रखो, इसको भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि आप एरो को मतलब एक कदम पीछे से चलो, आपको उसी कदम से स्टार्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर देख लो आपके यहाँ पर कौन सा सबसे ज्यादा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, आपका 3, तो ये जो 3 है अब ये रिप्लेस होगा बाय 5, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 2 और 5 एंड यहाँ पर हो गया आपका पेज फॉल्ट। अब वापस से 3 देखना है, क्या 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं, अभी अभी हमने इसको रिमूव किया है, तो चलो अब हमें वापस से इसको देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पर क्या आएगा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में आपका ये जो 5 है 5 तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 को देखा जाए तो 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 को देखा जाए तो 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब लीस्ट कौन सा है आपका यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर ये 4 आपका क्या होगा अब अपडेट होगा एंड यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा 3। ठीक है 2 5 एज इट इज और पेज फॉल्ट। वापस से 4 देखना है तो मुझे बताओ क्या 4 कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी मेमोरी में प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है, तो अब वापस से हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ कौन सा लीस्ट है, तो 3 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और 5 हमारा यहाँ प्रेजेंट है, मतलब 2 है क्या लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो अब ये 2 मेरा अपडेट होगा। क्लियर है, अब समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये 3 एज इट इज और ये 5 एज इट इज, 2 की जगह मेरा 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे हुआ पेज फॉल्ट। वापस से 2 को देखना है तो मुझे बताओ क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है मेमोरी के अंदर, अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट है और ये 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब अब क्या अपडेट होगा आपका 5 अपडेट होगा। ठीक है देखो काफी सारे यहाँ पर आपको पेज फॉल्ट से समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये 3 एज इट इज 4 एज इट इज और 5 की जगह पे अब आ जाएगा आपका 2। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको करना है। अब 6 को देखें, 6 को देखें तो कैसे समझेंगे, देखो ये 6 है, नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, यस यहाँ पे भी फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, राइट, तो 6 को हम देखेंगे तो सबसे पहले 3 देखा जाए तो लीस्ट में 3 यहाँ यूज हुआ है, 4 देखा जाए तो यहाँ यूज हुआ है, 2 देखा जाए तो यहाँ यूज हुआ है, मतलब कि 3 है आपका लीस्ट रिसेंटली यूज, तो 3 को अब हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आपका आ गया 6, ओके, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 2 एंड यस यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ है। कितने सारे पेज फॉल्ट हो रहे हैं इसमें, लेकिन अच्छी बात है आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर देखो 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है, नहीं है, तो 6 4 2 में देखना है, 6 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ प्रेजेंट है, मतलब 4 है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो यहाँ पर 4 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये 7 आ जाएगा। ठीक है और 6 2 ऑलरेडी प्रेजेंट, पेज फॉल्ट हो गया। 8 है तो वापस से देखना है आपको, देख लो 8 के लिए कैसे देखेंगे, अरे यहाँ पर क्या था 3 था, ठीक है चलो यहाँ पर 6 7 और 2 देखना है, 6 इधर है 7 इधर है 2 इधर है, मतलब कि 2 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, तो आपका 2 जो है यहाँ पर अब अपडेट होगा बाय 8। क्लियर, 7 और 6 एज इट इज एंड ये है आपका पेज फॉल्ट, तो सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे पेज हिट हुआ है। क्लियर है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे केस में अभी यहाँ पर क्या है, पेज हिट, पेज हिट है मेरे पास 1 है ना, और पेज फॉल्ट क्या है मेरे पास, जितने बचे हुए हैं वो सारे, मतलब आई थिंक सो 12 है ये टोटल, तो 11 हमारे पेज फॉल्ट हो गए। क्लियर है, तो आपको ऐसे करना होता है LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। देख लो यहाँ पर ये जो है ना आपका, ये कैसे वर्क करता है, ये सब वही लिखा है, कीप ट्रैक ऑफ व्हेन ईच पेज वाज लास्ट यूज्ड, व्हेन पेज फॉल्ट अकर्स रिप्लेस पेज विद द ओल्डेस्ट लास्ट यूज्ड टाइम स्टैम्प। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। देख लो ये हमने यहाँ तक देख लिया है, यहाँ तक हमने किया है, तो यहाँ पर देख लो एक ही पेज हिट है, बाकी सारे पेज फॉल्ट्स है, तो अब आपको ये आगे का करके देखना है, तो टोटल जो पेज फॉल्ट्स आपके आएंगे वो 16 आएंगे। सिमिलरली आप पेज फ्रेम 4 के लिए भी करके देख सकते हो, हमने 3 के लिए करके देखा है, यू कैन डू फॉर 4 एंड देख सकते हो इतने यहाँ पर जो है आपके हिट्स आएंगे, मतलब पेज फॉल्ट कम हो गया। क्लियर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। देखो अभी जो LRU देखा ना उसका कंप्लीटली अपोजिट, हम LRU में क्या देखते थे, पीछे की तरफ देखते थे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, अब हमें आगे की तरफ देखना है कि कौन सबसे ज्यादा मतलब देर से यूज होगा, उस पेज को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। क्लियर है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है देख लो 1, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, पेज फॉल्ट हो जाएगा। अब आपको ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आपका आ जाएगा, ये 1 2 3 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब ध्यान देना है, 4 है हमारे पास, तो 1 2 3 में से मैं किसको अपडेट करूंगी, तो ये 4 है राइट, तो मुझे देखना है 1 कहाँ पे यूज होगा इन फ्यूचर, तो मुझे यहाँ से आगे देखना है, तो 1 कहाँ यूज होगा, 1 कहीं भी यूज नहीं होगा। 2 को देखा जाए तो 2 यहाँ यूज हो रहा है और 3 कहाँ यूज होने वाला है, यहाँ पे, लेकिन 1 कहीं यूज नहीं होने वाला है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगी, मैं 1 को यहाँ पे रिप्लेस करूंगी, 1 को यहाँ पे रिप्लेस करूंगी बाय 4। समझ में आ गई बात, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 2 3 एज इट इज। क्लियर है बात। अब 2, क्या 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिट आ जाएगा। क्लियर है, अब यस अब 5 को देखा जाए तो 5 को कैसे समझेंगे, देखो बहुत ज्यादा सिंपल, वही पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है। 4 2 और 3 में से सबसे फ्यूचर में कौन यूज होने वाला है, तो मैं अगर 4 को देखूं 4 यहाँ है, 2 को देखूं तो यहाँ है, और 3 को अगर देखूं तो यहाँ यूज होगा, तो सबसे फ्यूचर में जाके जो यूज होने वाला है वो है 2, तो मतलब यहाँ पर मैं किसको अपडेट करूंगी, 2 को अपडेट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा
4 और 3 एज इट इज, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ हुआ पेज फॉल्ट। सिमिलर पैटर्न में मैं इसको जो है रफ करती चलती हूँ। यहाँ पर अब मुझे 3 चाहिए, ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हो गया हमारा पेज हिट। 4 की बात करें, ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अगेन क्या हो गया, पेज हिट। अब 2 देखना है हमें, ठीक है, तो 2 की बात करनी है तो 4, 5 और 3 में कौन सा फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो 4 देखें कहीं नहीं यूज होगा, 5 कहीं नहीं यूज होगा, 3 भी कहीं नहीं यूज होगा, ठीक है। तो आप जो भी आप दिल चाहे उसमें से वो कर सकते हो। लेट सपोज अब हमें सबसे कम नंबर देखना चाहिए इसके अंदर, तो कौन सा है सबसे कम नंबर, आपका 3 है ना, तो हम इसमें ये 3 को अपडेट कर सकते हैं एंड 4, 5 में से यहाँ पर क्या चला जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपका हो गया पेज फॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 6 है, तो अगेन यहाँ पर कहीं पे भी 6 प्रेजेंट नहीं है, तो हमें देखना होगा 4 नहीं कहीं यूज हो रहा, 5 भी नहीं यूज हो रहा, 2 भी यूज नहीं हो रहा, तो कोई भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि मैं न्यूमेरिकली जो सबसे छोटा है मैं उसको अपडेट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 को अपडेट कर देती हूँ बाय 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे भी पेज फॉल्ट आ गया। 7 की बात करें तो इधर अगेन कोई मतलब 7 प्रेजेंट नहीं है एंड यहाँ पर क्या है 7 और 8 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे 4 को रिप्लेस कर दूंगी, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5, 6 आ जाएगा, अगेन आपका पेज फॉल्ट। 8 को देखना है तो अब यहाँ पे सबसे रिसेंटली कौन सा है 7, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा एंड अगेन पेज फॉल्ट, है ना। तो ऐसे आपको समझना है क्या, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर ये याद रखो जो आपको वो प्ले अपडेट करना है जो आपको कहीं भी फ्यूचर में जो है ना सबसे लेट यूज होने वाला है। क्लियर है, उसको आपको यहाँ पर यूज करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर जो मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू आई होगी, मे बी हम देखते हैं इधर कौन सा पैटर्न यूज हुआ, तो यहाँ पर देख लो 1, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 था हमारा, मतलब कि एज इट इज हमारा यहाँ तक तो ठीक है, 4 2 3, 4 5 3 के लिए हमें देखना था कि 4 2 3 में सबसे लेट, ठीक है, सबसे लेट हमने कहाँ से स्टार्ट किया है अपडेट करना, तो वो हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से। क्लियर है, तो चलो देखते हैं 4 5 3 है, यहाँ पर 4 5 2 मतलब 3 को ही अपडेट किया बाय 2। ओके चलो, अब मतलब इसमें आगे भी काफी सारे हैं तो हो सकता है ये उस हिसाब से जो है चेंज होता हो, तो चलिए यहाँ पर हमने तो यहाँ तक ही ले रखा था, बाकी आप न्यूमेरिकली भी इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सा जो है नेक्स्ट आपका अपडेट होने वाला है। क्लियर है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही पैटर्न आपको याद रखना है एंड इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। और अगर आपको न्यूमेरिकली नहीं करना है तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी यहाँ पर आगे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके एल्गोरिथम्स थे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसमें हमने फीफो पढ़ा, एलआरयू पढ़ा और ऑप्टिमल पढ़ा, तो इसी में के आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। फाइन, चलो अब फ्रेम एलोकेशन की बात करते हैं। हाउ टू एलोकेट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी अमंग वेरियस प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी कैसे एलोकेट की जाए। तो सबसे पहले आपका आता है मिनिमम फ्रेम रिक्वायरमेंट कितनी है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो ईच प्रोसेस नीड्स मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स। सबसे पहले है आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट द डिटरमाइंस मिनिमम। तो ये मिनिमम कौन सेट करता है, सबसे पहले मिनिमम आपका सेट करता है कंप्यूटर यानी कि सीपीयू, ये याद रखो। ओके, एग्जाम्पल, सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन नीड्स 2 फ्रेम्स यानी कि इंस्ट्रक्शन प्लस ऑपरेंड, तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने उसको लगेंगे, 3 फ्रेम्स, क्यों, क्योंकि वो क्या है इंस्ट्रक्शन प्लस 2 ऑपरेंड्स। तो ऐसे आप जो है ना मिनिमम फ्रेम्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो सिंगल एड्रेस है तो 2 फ्रेम होंगे, अगर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो 3 फ्रेम्स यहाँ पर यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो मिनिमम कैसे डिसाइड होता है, बाय इंस्ट्रक्शन सेट, और मैक्सिमम कैसे डिसाइड होता है, लिमिटेड बाय टोटल फिजिकल फ्रेम्स अवेलेबल। ओके, लिमिटेड बाय नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल। क्लियर है। फिक्स्ड एलोकेशन की बात करें तो एलोकेट फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्रेम्स टू ईच प्रोसेस एट स्टार्टअप, मतलब कि फिक्स्ड एलोकेशन में क्या बताया जा रहा है कि एकदम मतलब जितने रिक्वायर्ड है उतने ही फ्रेम्स आप दे दो। इक्वल एलोकेशन में देखो सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्या, इफ m फ्रेम्स अवेलेबल एंड n प्रोसेसेस, तो हर एक प्रोसेस को m डिवाइड बाय n फ्रेम्स मिलेंगे। मतलब टोटल आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, टोटल आपके सामने चिल्ड्रंस कितने हैं, 5 चिल्ड्रन है, तो 10 को आप डिवाइड कर दोगे बाय 5, तो एक एक को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, 2 चॉकलेट्स मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको करना है क्या, डिवीजन, जिसमें इक्वल आपका एलोकेशन हो रहा होगा, ठीक है। 100 फ्रेम्स हैं, 5 प्रोसेसेस हैं, तो 20 फ्रेम्स आपको एक एक को मिल रहे होंगे। अनफेयर क्या होगा कि स्मॉल प्रोसेस डोंट नीड 20 फ्रेम्स, तो लार्ज प्रोसेस गेट टू फ्यू। तो ये आपका यहाँ पर अनफेयर होगा कि जो बड़े फ्रेम्स हैं उनको कम मिल सकता है और जो कम जिनको चाहिए उनको ज्यादा फ्रेम्स मिल सकते हैं, तो इसीलिए ये जो है इतना ज्यादा एडवांटेजियस नहीं है। वैसे
वैसे ही प्रोपोर्शनल एलोकेशन की बात की जाए तो एलोकेट बेस्ड ऑन प्रोसेस साइज, है ना, प्रोसेस साइज के हिसाब से एलोकेट कर दिया जाए। ठीक है, फ्रेम्स को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रोसेस साइज। अब इसका फॉर्मूला क्या है देख लो, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लेट एस ऑफ आई इज इक्वल टू साइज ऑफ प्रोसेस आई। एस क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोसेस साइजेस। एम क्या है, टोटल फ्रेम्स। तो एलोकेशन टू प्रोसेस आई इज इक्वल टू आपका साइज ऑफ प्रोसेस आई जो कि है एस अंडरस्कोर आई डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस। आपके प्रोसेस का कितना साइज है और टोटल आपके सारे जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनका साइज का आपको सम देना है इनटू एम। एम यानी कि आपके टोटल फ्रेम्स। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 64 फ्रेम्स है। टोटल कितने फ्रेम्स है आपके पास, 64 फ्रेम्स है। और प्रोसेस 1 का साइज क्या है, 10। प्रोसेस 2 का साइज क्या है, 127, है ना। अब आपका टोटल साइज यहाँ पे 137 दिया है, तो प्रोसेस 1 को कितना लगेगा, तो उसका साइज है 10, है ना। और टोटल हमारे पास जो साइज है टोटल प्रोसेसेस का वो है 137, है ना, इनटू आपके जो टोटल फ्रेम्स हैं यानी कि 64। तो जो आप यहाँ पर इसको करके देखोगे you'll get 5 फ्रेम्स। सिमिलरली प्रोसेस 2 का यहाँ पर साइज है 127, तो बस इसकी जगह 127 अपडेट हो जाएगा and then you will get this number of frames. Okay, तो ये है आपका proportional allocation. Now let's understood priority allocation. Priority allocation के अंदर priority wise मतलब जो भी process ज्यादा priority का होगा उस हिसाब से allocation किया जाएगा। तो allocate based on priority, higher priority तो उनको जो है ज्यादा frames दिए जाते हैं and combined with the proportional allocation using priorities. तो again इस proportional allocation का भी use किया जाता है। ठीक है, बस इतनी इसकी information you needed. Now local versus global allocation की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगेन यू आर डिसाइडिंग कि आपको कौन से प्रोसेस को ज्यादा फ्रेम्स देने हैं या कम, व्हाटएवर आपको फ्रेम्स जो है प्रोवाइड करना है टू द प्रोसेसेस, तो वो यहाँ पर अगेन आपका डिसाइड हो रहा है थ्रू लोकल एंड ग्लोबल एलोकेशन। सबसे पहले लोकल या रिप्लेसमेंट। तो व्हेन अ प्रोसेस हैज पेज फॉल्ट रिप्लेस वन ऑफ इट्स ओन पेजेस। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक एक प्रोसेस जो है उसके खुद के फ्रेम्स को यूज करेगा। ईच प्रोसेस यूजेस ओनली इट्स ओन फ्रेम्स। फाइन, तो ये है लोकल रिप्लेसमेंट का क्राइटेरिया कि इसमें सिर्फ आपके जो पेज फॉल्ट जिस पेज का होगा वही अपने ही फ्रेम्स को यूज कर रहा होगा। मोर कंसिस्टेंट पर प्रोसेस परफॉर्मेंस बट मे अंडर यूटिलाइज द मेमोरी, है ना। यहाँ पर आपकी जो मेमोरी है वो अंडर यूटिलाइज हो सकती है। देन वन प्रोसेस पुअर पेजिंग डजंट अफेक्ट अदर्स। अगर एक मतलब जो प्रोसेस है उसकी पेजिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। अब ग्लोबल की बात करें, अब ये लोकल है मतलब इसीलिए अफेक्ट नहीं कर रहा है, राइट, वो अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा रहा है। ग्लोबल के अंदर अफेक्ट कर रहा होगा। तो व्हेन अ प्रोसेस हैज अ पेज फॉल्ट कैन रिप्लेस एनी फ्रेम फ्रॉम एनी प्रोसेस। यहाँ पर ओन पेजेस का यूज हो रहा था, यहाँ पर कोई भी प्रोसेस के पेज फ्रेम्स को ये रिप्लेस कर सकता है अगर पेज फॉल्ट हो गया तो, है ना। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, यहाँ पर यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं था, यहाँ पर मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर है। हायर थ्रूपुट वाई इट्स प्रेफर्ड, ओके, बट वन प्रोसेस पुअर पेजिंग अफेक्ट्स ऑल द प्रोसेसेस। प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइम वेरीज ग्रेटली। तो बस लोकल और रिप्लेसमेंट के अंदर 2 पॉइंट्स याद रख सकते हो। लोकल के अंदर अगर पेज फॉल्ट होता है तो उसी के पेजेस से फ्रेम्स जो है वो रिप्लेस होते हैं, और ग्लोबल रिप्लेसमेंट के अंदर कोई भी प्रोसेस के फ्रेम जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। और यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन होता है मेमोरी का, यहाँ पर मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है। और यहाँ पर अगर एक प्रोसेस का पुअर पेजिंग है तो वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करता, यहाँ पर ये सारे प्रोसेस को अफेक्ट करता है। देन द लास्ट कॉन्सेप्ट इज थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या है, थ्रैशिंग ऑकर्स व्हेन सीपीयू स्पेंड्स मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग, है ना। पेजिंग के अंदर ज्यादा टाइम दे रहा है और एग्जीक्यूशन में टाइम कम दे रहा है, तो प्रोसेस इज बिजी स्वैपिंग द पेजेस इन एंड आउट, है ना। तो अभी हमने जो पेज रिप्लेसमेंट देखा, अगर हमारा सीपीयू उस चीज में ज्यादा टाइम दे रहा है मतलब कि थ्रैशिंग हो रही है, पेज यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट में आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, पेजिंग में टाइम ज्यादा जा रहा है और एग्जीक्यूटिंग में जो टाइम है वो कम जा रहा है। सो दैट इज हैपनिंग व्हेन योर थ्रैशिंग हैपेंस। फाइन, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो सीपीयू है वो क्या कर रहा है, अगेन याद रखो, आपके जो पेजेस हैं उनको मेमोरी में लोड करने में ज्यादा टाइम ले रहा है ना, और एक्चुअली एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कम मिल रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग यूजफुल वर्क सीपीयू जो है वो बिजी है पेजेस स्वैप करने के अंदर। ठीक है, अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है आपको, प्रोसेस यूटिलाइजेशन पहले इंक्रीज हुआ और उसके बाद आपका यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आपका दिखा, बट आफ्टर अ पॉइंट, दिस पॉइंट क्या हुआ आपका, व्हेन टू मेनी प्रोसेसेस आर लोडेड परफॉर्मेंस अगेन फेल होने लगा, एंड दिस फेलिंग part is nothing but your thrashing.
ओके इसी को क्या बोला जाता है, थ्रैशिंग बोला जाता है। क्लियर नाउ व्हाई डज थ्रैशिंग हैपन, क्यों होता है, व्हेन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हाई, मतलब काफी सारे प्रोसेस जो है वो आपके यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए आ गए। ईच प्रोसेस हैज वेरी फ्यू फ्रेम्स, ईच प्रोसेस कॉज फ्रीक्वेंट पेज फॉल्ट्स, है ना, क्योंकि फ्रेम्स कम है तो पेज फॉल्ट ज्यादा हो रहे होंगे, बार बार हो रहे होंगे। तो ओएस मस्ट पेज इन और आउट कॉन्स्टेंटली, तो ओएस बिजी कहाँ हो गया, पेजिंग के अंदर बिजी हो गया, पेजेस स्वैप इन आउट करने के लिए बिजी हो गया, लेकिन आपके एग्जीक्यूशन के लिए इसके पास टाइम नहीं बचा, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रॉप्स ड्रामेटिकली। ओके देन सिस्टम बिकम्स बॉटलनेक एट द डिस्क इनपुट आउटपुट। क्लियर है, तो बस आपको इतना याद रखना है क्यों आपकी थ्रैशिंग होती है, क्योंकि हर एक प्रोसेस को काफी कम फ्रेम्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से ज्यादा पेज फॉल्ट्स हो रहे होते हैं, एंड पेज फॉल्ट होने की वजह से आपके यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट का यूज होता है, एंड पेज इन आउट करने में ही आपका ओएस बिजी रहता है। तो सीपीयू को कोई टाइम ही नहीं मिलता है एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है ड्रॉप हो जाता है, जो सिस्टम है वो क्या होगा, बिजी हो जाएगा बट यूजलेस। फाइन, अब थ्रैशिंग साइकिल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास क्या है, हाई मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस लोड हो जाते हैं, ऑल ऑफ देम क्या डिमांड करते हैं, मेमोरी डिमांड करते हैं। पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाता है, क्यों पेज फॉल्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से फ्रेम्स यूज करता रहेगा, पेज फॉल्ट्स दिखाता रहेगा, तो पेज फॉल्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज अगेन प्रोसेस इंक्रीज हो गए। अब रेडी क्यू बिकम्स एम्प्टी, आपकी जो रेडी क्यू है वो एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि प्रोसेस वेट करते हैं किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, है ना, और उसी में तो आपका सीपीयू बिजी है, तो इसीलिए रेडी क्यू एम्प्टी हो जाती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन ड्रॉप्स, नो रेडी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, क्योंकि ऑब्वियसली रेडी क्यू में है ही नहीं, तो क्या मतलब सीपीयू क्या एग्जीक्यूट करेगा, है ना, रेडी क्यू के सारे इंस्ट्रक्शंस या सारे प्रोसेस तो अपने इनपुट आउटपुट को लेने चले गए। फाइन, अब ओएस इंक्रीजेस मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब जो ओएस है वो इनकरेक्टली क्या सोचता है कि जो सीपीयू है वो आइडल है, लेट मी ऐड मोर प्रोसेसेस, तो वो ऐड करते जाता है एंड यहाँ पर इसी वजह से थ्रैशिंग का कंडीशन आ जाती है। मोर पेज फॉल्ट्स अगेन एंड सिस्टम थ्रैशेस, मतलब जो सिस्टम है वो एक ही जगह पे एक विशियस साइकिल के अंदर क्या हो जाता है, फंस जाता है। सो थ्रैशिंग कब होती है, जब सीपीयू काफी टाइम स्वैपिंग के अंदर दे देता है, एंड स्वैपिंग के वजह से कोई भी प्रोसेस आपका रेडी क्यू में नहीं जाता, और सीपीयू को लगता है कि भाई हमारा जो मतलब रेडी क्यू है वो एम्प्टी है, तो आपका जो सीपीयू ये समझता है कि भाई कोई प्रोसेस ही एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो जाओ दूसरे प्रोसेस को लेके आओ। तो इसी चक्कर में बहुत सारे प्रोसेस सीपीयू के अंदर आ जाते हैं, एंड यस आपकी एक साइकिल फॉर्म हो जाती है, जिसके वजह से आपके कोई भी प्रोसेस फिर रन होने के चांसेस में नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये थ्रैशिंग को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप रिड्यूस कर सकते हो मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री को, है ना, रन फ्यूअर प्रोसेस साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे करके आप प्रोसेस को रन करो। ईच गेट्स मोर फ्रेम, हर एक प्रोसेस को ज्यादा फ्रेम्स मिले तो हमारे पास पेज फॉल्ट्स कम होंगे। जो हमारे पेज फ्रेम्स है ना, जो हम लोग डिसाइड करते थे, यहाँ पर देख लो आपके पास पेजेस 3 है, हमने कहा पे यहाँ पे भी 3 यूज किए, यहाँ पर पेज 4 यूज किए, तो ये माना जाता है जितने फ्रेम ज्यादा होते हैं उतना पेज फॉल्ट कम होता है, इफ वी जस्ट एक्सेप्ट बेलाडीज एनोमली। फाइन, तो यहाँ पर ये समझा जाता है, तो हम क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस को फ्रेम्स ज्यादा देंगे, जिसके वजह से पेज फॉल्ट कम होंगे। एलोकेशन स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इस इंश्योर्स ईच प्रोसेस गेट्स मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रेम्स एंड यूज प्रोपोर्शनल एंड प्रायोरिटी एलोकेशन, तो प्रोपोर्शनल और प्रायोरिटी एलोकेशन के हिसाब से जो है ना फ्रेम्स दिए जाते हैं हर एक प्रोसेस को। देन वर्किंग सेट मॉडल कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेस वर्किंग सेट, और वर्किंग सेट क्या होता है, पेजेस एक्टिवली यूज्ड बाय द प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस है वो एक्टिवली कितने पेजेस को यूज कर रहा है उसका काउंट आपके पास होता है अंडर द वर्किंग सेट, तो उसका ट्रैक रखना जरूरी है। एलोकेट इनफ फ्रेम्स फॉर एंटायर वर्किंग सेट एंड इफ नॉट पॉसिबल स्वैप कर दो पूरा का पूरा प्रोसेस। क्लियर, देन पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी है आपके पास, मॉनिटर पेज फॉल्ट रेट पर प्रोसेस, अगर ज्यादा है पेज फॉल्ट, अगर आपके जो है ना पेज फॉल्ट ज्यादा हो रहे हैं तो गिव प्रोसेस मोर फ्रेम्स, ज्यादा फ्रेम्स उनको दे दो, और अगर कम हो रहे हैं तो फ्रेम्स ले लो। ठीक है, सो कीप पेज फॉल्ट रेट विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज। तो ये सारे क्या था आपका थ्रैशिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये सारा समरी टेबल हो गया आपका, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, फिक्स्ड पार्टीशनिंग, डायनामिक पार्टीशनिंग, पेजिंग सेगमेंटेशन कंबाइन, इनके अंदर कहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, इंटरनल, कॉम्प्लेक्सिटी और मल्टी प्रोग्रामिंग, तो ये थोड़ा सा आप समराइज के लिए याद रख सकते हो। दैट्स इट, आपका यूनिट कंप्लीट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज हैं, जिसमें एड्रेस ट्रांसलेशन है, पेजिंग के ये जो फॉर्मूलाज है याद रख सकते हो, फिजिकल एड्रेस, पेज नंबर और ऑफसेट का। बाकी इफेक्टिव एक्सेस टाइम का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद रख सकते हो। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का फॉर्मूला है,
और सिंपली आप इसको ऐसे वर्ड्स में भी याद रख सकते हो। प्रोपोर्शनल एलोकेशन का भी फॉर्मूला देखा था, वो यहाँ पर है। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इंक्लूड्स, पेज फॉल्ट के सर्विस टाइम में क्या क्या होता है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये सारे लिखे हुए हैं, तो चलिए अब आप इसको सबको पढ़ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो थ्रैशिंग वगैरह पे इन सब पे क्वेश्चन आना पॉसिबल है। एंड यस, इंपॉर्टेंट है आप जो है ना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझ लो। काफी ज्यादा इजीली आपका जो है ना यूनिट 6 भी कंप्लीट हो गया है। एंड यस, आई होप आपको समझ में आया होगा। सी लेट मी शो यू सम पीवाईक्यूज। देख लो ये 2024 के पीवाईक्यूज हैं, जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन आपको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम्स वगैरह बना के। देन एक्सप्लेन फॉलोइंग प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और नेक्स्ट फिट एंड अगेन योर वर्स्ट फिट। ठीक है, तो इन चारों को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको लिख लेना। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आपको एक्सप्लेन करनी है एनी टू। ठीक है, तो हमारे पास 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उनमें से 2 जो भी आपको इजी लगे वो आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी आप पेज जो है ना, हमने जो स्ट्रिंग लिया था रेफरेंस स्ट्रिंग, कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग कंसीडर करके आपको वो एक्सप्लेन कर देना है। और फिर डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है वर्चुअल मेमोरी, टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इसके अंदर जो डायग्राम है वो एक्सपेक्टेड है तो प्लीज ड्रॉ करना। और थ्रैशिंग जो अभी हमने पढ़ा, तो क्या सारे कॉन्सेप्ट्स अब ये 2024 का पेपर इजी लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। सिमिलरली 2023 का देख लो, यहाँ पर भी अब आपको क्या दिया है, देख लो ये सीक्वेंस दी गई है एंड आपको बोला जा रहा है इसमें आपको क्या काउंट करना है। यहाँ पर डिस्कस वर्किंग ऑफ फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ऑल्सो काउंट पेज फॉल्ट। बस आपको पेज फॉल्ट काउंट करने और नंबर ऑफ फ्रेम्स, आपको पेज फ्रेम्स दे दिए हैं 3। ठीक है, तो आप इसी से फीफो और एलआरयू दोनों भी करके जो है ना बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। देन डिस्कस क्या करना है आपको, देख लो फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग, कितना ज्यादा सिंपल है, इसको डिटेल में आपको सिर्फ 9 मार्क्स, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, वीएम विद पेजिंग एंड वीएम विद सेगमेंटेशन। क्लियर, एक्सप्लेन पेज टेबल स्ट्रक्चर और इन्वर्टेड पेज टेबल, क्या ये सब हमने पढ़ लिया है? यस पढ़ लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2022 का देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना है और आपको एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करना है इन पेजिंग सिस्टम। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, अदरवाइज सिंपल जो डायग्राम के हेल्प से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, विथ प्रॉपर राइट प्रॉपर एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन मेमोरी एलोकेशन। देखो ये फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट करके ही जाना। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट के दे रखे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा गाइज। तो प्लीज प्लीज ट्राई करो कि आप गूगल फॉर्म फिल कर दो एज सुन एज पॉसिबल। प्रेजेंट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, गो एंड जस्ट फिल दैट फॉर्म नाउ। देन सी आपको एक्सप्लेन करना है अगेन 2 पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, सेम क्वेश्चन, फिर वापस टीएलबी एक्सप्लेन करना है, पेजिंग सिस्टम विद द यूज ऑफ टीएलबी एक्सप्लेन करना है और उसके एडवांटेजेस। तो तीनों भी ईयर के मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए पेपर्स एंड आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो प्लीज मुझे लिख के बताना अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जस्ट अब आपको यही नोट्स रिवाइज करना है एंड यू आर ऑल डन विथ योर एस्पर्स। क्लियर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके मास्टर सोल्यूशंस जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, तो जब फाइनल आपका रिवीजन होगा वो भी आपका हो जाएगा एंड कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी एस्पर्स सब्जेक्ट के अंदर। नाउ योर एस्पर्स इज कंप्लीटली डन, यूनिट 3, 4, 5, 6 कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। सो आई होप आप जो है सब देख लिए होंगे आपने एंड यू आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड विद देम। ठीक है, नोट्स के लिए अगेन यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट ऑल ऑफ द नोट्स एंड मास्टर सोल्यूशंस इन मिनट्स। फाइन, सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सी लेट मी शो यू सम पीवाईक्यूज। देख लो ये 2024 के पीवाईक्यूज हैं, जिसमें पेजिंग और सेगमेंटेशन आपको एक्सप्लेन करना है विद सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम्स वगैरह बना के। देन एक्सप्लेन फॉलोइंग प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और नेक्स्ट फिट एंड अगेन योर वर्स्ट फिट। ठीक है, तो इन चारों को मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको लिख लेना। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आपको एक्सप्लेन करनी है एनी टू। ठीक है, तो हमारे पास 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, उनमें से 2 जो भी आपको इजी लगे वो आप विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई भी आप पेज जो है ना, हमने जो स्ट्रिंग लिया था रेफरेंस स्ट्रिंग, कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग कंसीडर करके आपको वो एक्सप्लेन कर देना है। और फिर डिफाइन एंड एक्सप्लेन करना है वर्चुअल मेमोरी, टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इसके अंदर जो डायग्राम है वो एक्सपेक्टेड है तो प्लीज ड्रॉ करना। और थ्रैशिंग जो अभी हमने पढ़ा, तो क्या सारे कॉन्सेप्ट्स अब ये 2024 का पेपर इजी लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। सिमिलरली
2023 का देख लो, यहाँ पर भी अब आपको क्या दिया है देख लो, ये सीक्वेंस दी गई है एंड आपको बोला जा रहा है इसमें आपको क्या काउंट करना है। यहाँ पर डिस्कस वर्किंग ऑफ फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ऑल्सो काउंट पेज फॉल्ट। बस आपको पेज फॉल्ट काउंट करने और नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको पेज फ्रेम्स दे दिए हैं 3। ठीक है, तो आप इसी से फीफो और एलआरयू दोनों भी करके जो है ना बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। देन डिस्कस क्या करना है आपको देख लो, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनामिक पार्टीशनिंग। कितना ज्यादा सिंपल है, इसको डिटेल में आपको सिर्फ 9 मार्क्स, मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है। फिर आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, वीएम विद पेजिंग एंड वीएम विद सेगमेंटेशन। क्लियर, एक्सप्लेन पेज टेबल स्ट्रक्चर और इन्वर्टेड पेज टेबल। क्या ये सब हमने पढ़ लिया है? यस पढ़ लिया है। क्लियर है। अब यहाँ पर 2022 का देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है, आपको वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट एक्सप्लेन करना है और आपको एड्रेस ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करना है इन पेजिंग सिस्टम। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे, अदरवाइज सिंपल जो डायग्राम के हेल्प से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो इनफ। ओके, विथ प्रॉपर राइट प्रॉपर एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन मेमोरी एलोकेशन। देखो ये फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट करके ही जाना। देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट के दे रखे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर से नहीं आएगा गाइस। तो प्लीज प्लीज ट्राई करो कि आप गूगल फॉर्म फिल कर दो एज सोन एज पॉसिबल। प्रेजेंट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, गो एंड जस्ट फिल दैट फॉर्म नाउ। देन सी आपको एक्सप्लेन करना है अगेन 2 पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज, सेम क्वेश्चन। फिर वापस टीएलबी एक्सप्लेन करना है, पेजिंग सिस्टम विद द यूज ऑफ टीएलबी एक्सप्लेन करना है और उसके एडवांटेजेस। तो तीनों भी ईयर के मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए पेपर्स एंड आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो प्लीज मुझे लिख के बताना अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जस्ट अब आपको यही नोट्स रिवाइज करना है एंड यू आर ऑल डन विथ योर एसपर्स। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके मास्टर सोल्यूशंस जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। तो जो फाइनल आपका रिवीजन होगा वो भी आपका हो जाएगा एंड कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी एसपर्स सब्जेक्ट के अंदर। नाउ योर एसपर्स इज कंप्लीटली डन। यूनिट 3, 4, 5, 6 कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर। सो आई होप आप जो है सब देख लिए होंगे आपने एंड यू आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड विद देम। ठीक है, नोट्स के लिए अगेन यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड यू विल गेट ऑल ऑफ द नोट्स एंड मास्टर सोल्यूशंस इन मिनट्स। फाइन, सो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।